what should be the next strategy for the candidates of CSS 2026? Sir Arslan, will start with you. जनरल एक strategy बताएं, what was your strategy? अच्छा, मेरी स्ट्रेटेजी इट वाज अ काइंड ऑफ डिफरेंट, लाइक इट वाज माय सेकंड अटेम्प्ट। तो मैं देख रहा था कि यार मेरे पिछले प्रीवियस अटेम्प्ट में एसए एंड प्रेसी फेल थी। तो मैंने देखा कि यार लास्ट 30 डेज में चाहे आपने जितना भी पढ़ा हो, लाइक प्रीवियसली आपने जितना भी पढ़ा हो, जो भी किया हो, वो सारा कुछ जाया हो जाता है अगर लास्ट 3 मंथ्स आप इंटैक्ट ना रहें, आपने इन टच रहना होता है। तो एक एस्पायरेंट की कंप्लीट जर्नी में लास्ट 3 मंथ्स बड़े क्रूशियल होते हैं। तो मैंने देखा यार इसी उसमें 3 मंथ्स में मैंने आई हैव टू स्कोर ऑन माई सेल्फ एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ हाउ टू मैनेज थिंग्स। अगर इधर मैंने कुछ नहीं किया तो शायद बड़ा टफ हो जाएगा इवन इन टर्म्स ऑफ क्वालिफाइंग। तो इधर स्ट्रैटेजी पहली तो यही होती है कि बंदा रिटर्न की प्रैक्टिस ज्यादा करे। दूसरा एक और सबसे बड़ा इशू ये है, बीइंग टू केयरफुल अबाउट वन थिंग मेक्स यू टू केयरलेस अबाउट अनदर। आप एसए के पीछे भाग रहे होते हैं, बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हाथ से जा रहे होते हैं। इसी तरह आप कंपलसरी के पीछे भाग रहे होते हैं, आप कहते हैं मुझे ऑप्शनल्स में कुछ नहीं आता। तो एवरीबडी Very रिलैक्स important. हियर। हाँ, मतलब ये सबके साथ होता है, दिस इज नॉर्मल। आपने किस चीज से घबराना है वो ये है कि अगर आप लिख नहीं रहे, ठीक है, और साथ में आप इम्प्रोवाइजेशन की तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि अक्सर एस्पायरेंट सारे पढ़ के आते हैं। मीन्स 20,000 में एटलीस्ट 15,000 तो सीरियस होते हैं अपने साथ कि यार मैंने पढ़ के ही जाना है। लोग रिटर्न की प्रैक्टिस नहीं करते, और लोग जो चीज ऑलरेडी सिलेबस में है, जिसमें पास्ट पेपर्स हैं और अपने नोट्स, उनको रिवाइज नहीं करते। तो मेरी स्ट्रेटेजी यही थी कि लास्ट 3 मंथ्स फॉर राइटिंग एज वेल एज रिवाइजिंग। सिर्फ करंट अफेयर आईआर के लिए मेरी स्ट्रेटेजी थोड़ी डिफरेंट थी। वो ये थी कि आपने उनके साथ इन टच रहना होता है, नया एनालिसिस बनाना होता है, ताकि आपने आईआर का जो 200 मार्क्स का सब्जेक्ट है उसमें स्कोर करें। तो अदरवाइज अगर आप इन टच नहीं रहेंगे, वो आप पीछे रहेंगे बाकियों से, और ऑप्शनल की गेम है, आपको डिजायर्ड ग्रुप नहीं मिलता। सर आई थिंक हम इधर एक चीज ऐड कर लेते हैं, अपने अपने जरा ऑप्शनल्स डिस्कस कर लें कि आपके अरसलान साहब आपके ऑप्शनल्स क्या थे? माय ऑप्शंस वर आईआर, इंटरनेशनल लॉ, यूरोपियन हिस्ट्री, जेंडर स्टडीज एंड एंथ्रोपोलॉजी। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक डॉक्टर है, साहब, तो आपके ऑप्शनल्स क्या थे? मेरे ऑप्शंस थे पॉलिटिकल साइंस, ब्रिटिश हिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंसेस, पंजाबी एंड क्रिमिनोलॉजी। और मैंने ब्रिटिश हिस्ट्री रखी थी लास्ट अटेम्प्ट में चेंज करके। तो लास्ट 4 मंथ में ये डिसीजन लिया था, क्योंकि यूएस हिस्ट्री कंटिन्यूसली जो है मार्क्स नहीं दे रही थी, और मुझे कहीं पे ये लगता था कि अगर मेरी एलोकेशन रही तो यूएस हिस्ट्री की वजह से रहेगी। तो दैट्स वेरी वाई जो है मैंने शिफ्ट किया ब्रिटिश की तरफ। और दैट वाज डिफिकल्ट एट द टाइम के उस टाइम ऑफ द ईयर पे चेंज करना एक डिफिकल्ट डिसीजन, बोल्ड डिसीजन था, लेकिन मैं उस साइड पे गया। और लेकिन चेंज करने के अलावा ये है कि अगर आप बैलेंस तैयारी कर लेते हैं लास्ट 4 मंथ्स में कोई नया सब्जेक्ट ऐड करके भी, तो दैट्स गुड। लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट हैं कंसर्न्ड, मेरी थर्ड अटेम्प्ट थी, तो उसको देखते हुए जैसे अरसलान भाई कह रहे थे कि इम्प्रोवाइज करना चीजों को, क्योंकि आपने बहुत पढ़ लिया होता है दिस टाइम ऑफ द ईयर, स्पेशली आफ्टर थर्ड अटेम्प्ट। तो जो मेरी स्ट्रैटेजी थी वो यही थी कि इम्प्रोवाइज करना है चीजों को, और जो एक नोटोरियस मेरे लिए फेलियर था एसए, उसको किसी तरह से इम्प्रोवाइज करना है, क्योंकि आई हैड स्ट्रेंथ इन माय प्रेसी एट दैट टाइम। तो मैंने एसए पे फोकस किया, और बाकी मेरा ये था कि टाइम फ्रेम को सामने रखते हुए 3 महीने में क्वेश्चन मैंने सॉल्व करने हैं, लाइक 35 to 40 मिनट्स में क्वेश्चन कैसे करना है, क्वालिटी उसकी कैसे मेंटेन रखनी है। तो मेरा सारा फोकस इन चीजों की तरफ आ गया था उस टाइम पे। तलहा, आपकी क्या ठीक है स्ट्रेटेजी थी लास्ट 3 मंथ्स में? सर। मेरी स्ट्रेटेजी अगर मैं डिस्कस करूँ, आप लोगों ने जैसे बताया कि आपकी अरसलान साहब आपकी सेकंड थी, डॉक्टर साहब की थर्ड थी, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट ये था कि मेरी फर्स्ट थी। तो मेरे लिए वो बीच में हिट एंड ट्रायल वाला सिस्टम नहीं था, ऑब्वियसली। सो मैंने अगर अपनी मैं तैयार मुझे मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ कि चीजें फर्स्ट अटेम्प्ट में किस तरह चलानी चाहिए और किस तरह चलनी चाहिए। मेरा जो लास्ट 90 डेज थे ना, वो कंप्लीटली एक चीज के ऊपर जा रहे थे, दैट वाज राइटिंग। ठीक है। और उसकी रीजन ये है कि मैंने तैयारी स्टार्ट स्टार्ट की थी अराउंड 2022 के एंड पे, नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। बीच में 2-3 महीने का ब्रेक आ गया था, फरवरी मार्च में मैं आउट ऑफ कंट्री गया था। बट फिर जब मैं वापस आया था तो मैंने अगस्त तक अपनी चीजें रैप अप की थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मेरी स्ट्रेटेजी जब अभी मैं आती 90 दिन की डिस्कस करूंगा, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो वर्थ मेंशनिंग है वो ये है कि मेरी बाय द एंड ऑफ अगस्त
मेरी रिटर्न की 12 के 12 सब्जेक्ट्स एक दफा कवर्ड थे। कवर्ड से मुराद है अच्छी तरह रिवीजन हो चुकी थी, उनकी नोट्स सारे कंप्लीट हो चुके थे, एवरीथिंग वाज डन। सो अगस्त के मिड में मेरा सेम जो एक पर्पस था दैट वाज कि मैंने लिखना है, लिखना है और लिखना है, और उनको उस चीज को इवेल्युएट कराते रहना। तो एग्जैक्टली यही स्ट्रेटजी मेरी नवंबर, दिसंबर और जनवरी में भी थी। इनफैक्ट हमारा एग्जाम्स हुए थे 29 को। सो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन 4 मंथ्स में मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि मेरी एटलीस्ट आई वाज राइटिंग 1 मॉक पर डे। एक दिन में मैं एक मॉक तो मस्त लिख रहा था। उसके अलावा जब 3 घंटे मॉक में लिख रहा हूँ तो मुझे पता होता था कि मेरे पास बाकी पूरा दिन अवेलेबल है। आई वॉज नॉट डूइंग एनी अदर थिंग। मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, आई वॉज जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर सीएसएस। सो मेरे पास पूरा दिन होता था, उसमें मेरी रिवीजन भी हो जाती थी। एंड देन ऑन अ गुड डे मैं 2 मॉक्स पे लिखता था। ऑब्वियसली हम टेस्ट सेशन में थे G1 में, तो वो हम 2 मॉक्स भी लिख लेते थे बीच में, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। सो मेरे आखिरी 90 डेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी राइटिंग। फिर सेकंड इंपॉर्टेंट चीज थी थोड़ी सी रिवीजन। मतलब ऑब्वियसली जब मैंने कोई चीज राइटिंग की तरफ लेके जानी है तो उसको पहले मैं एक दिन रिवीजन में करता था। ये राइटिंग पे जब मैं बात करूं तो ये नॉर्मल सब्जेक्ट्स की राइटिंग है। एक चीज जो कि सेपरेटली जिसको हर वीक में 2 से 3 दफा टाइम देना चाहिए, दैट इज ऐसे। तो ऐसे इज समथिंग जो कि मैंने आखिरी 3 महीने में एटलीस्ट 25-30 ऐसे सिर्फ आखिरी 3 महीने में लिखे थे। मतलब हर 2-3 दिन बाद मैं एक ऐसे मस्त लिखता था। और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज है। वाई? हम लोगों को पता है कि सीएसएस की फेलियर में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है ऐसे। सो 90 डेज को सम अप करना है तो यू हैव टू राइट 1 मॉक डेली एटलीस्ट। ठीक है, इजी इजी चीज बता रहा हूँ। 1 मॉक आपने डेली नहीं लिखना तो आपका इसमें मसला आता है बच्चों का। बच्चों को लगता है, आप लोग डॉक्टर साहब अरसलान, आप लोग इसमें अपनी ओपिनियन जरूर ऐड कीजिएगा। मुझे लगता है कि जो फेलियर की सबसे बड़ी रीजन है उसमें एक रीजन ये है कि बच्चों को लगता है कि जो वो 3 घंटे लिखेंगे ना वो जाया हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। जो बच्चे वो 3 घंटे नहीं लिख रहे, बेसिकली वो अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं, और जो उन 3 घंटों को पढ़ाई में यूटिलाइज कर रहे हैं बेसिकली वो ज्यादती कर रहे हैं। इस पे आप लोग की क्या ओपिनियन? एग्जैक्टली ऐसे ही है। वो समझते हैं कि टाइम ज़ाया होता है 3-3 घंटे। हम तो 3 घंटे सुबह लिखते थे, 3 शाम लिखते थे। तो ये होता था कि 6 घंटे अगर चले गए पढ़ने के लिए, फिर आखिर में जान नहीं बचती और लोग समझते हैं कि बस लिखना छोड़ देते हैं, सिर्फ पढ़ते रहते हैं। असल में वो रिटेन होता ही लिखने से है, जो मेरा टेक है इस पे। मीन्स वो कहते हैं राइटिंग मेक्स यू एन एग्जैक्ट मैन। तो उसी तरह जब आप एक चीज को पढ़ते हैं, लेकिन आपने नोट किया होगा कुछ लोग एग्जाम हॉल में सोच रहे होते हैं। ठीक है, एग्जाम हॉल सोचने के लिए नहीं है, वो सिर्फ लिखने के लिए। तो वो लिखना तभी आएगा आपको जब आप एग्जाम से पहले 3 माह लिखेंगे। तो उसमें लोग गलती यही करते हैं कि इसको कंफ्यूज करते हैं कि सिर्फ पढ़ने के लिए है, लेकिन असल में लिखने की रेस है, तो आपने लिखना होता है। डॉक्टर, यू आर से ऑन दैट। यस, ये एग्जैक्टली मैं तलहा की बात को सेकंड करूंगा। तलहा ने महीने के अंदर इतने एस्से लिखे, और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि मैंने 12 दिन में 30 एसेस लिखे लास्ट 12 डेज में। तो आई गॉट ऑब्सेस्ड विद दैट, क्योंकि मैंने कंटिन्यूस फेलियर फेस किया था एस्से में। तो मैंने काफी ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस की। मेरे ख्याल से जो 3 आवर्स की विंडो है ना, उसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है आपके लिए। क्योंकि असलान भाई की बात को सेकंड करूंगा कि सोचने का टाइम नहीं होता आपके पास एग्जाम्स में बैठ के। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट 3 आवर्स विंडो। तो उसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए मैंने रफ वर्क कितना टाइम में करना है, एमसीक्यूज कितना टाइम में करने हैं, एक क्वेश्चन पे कितना टाइम लगाना है। तो उसके लिए यही चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस इतनी हो कि आपके पास वो विंडो मौजूद हो कि 3 आवर्स में मैंने करना क्या क्या है। तो आई टोटली एग्री विद दैट। ठीक है। अच्छा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, हमने भी डिस्कशन किया कि जो केस हम डेवलप कर रहे हैं उसमें ये कर रहे हैं कि बच्चों की तैयारी फॉर एग्जाम्पल कंप्लीट है तो वो आखिरी 90 डेज में क्या करें। बट इसी ड्यूरेशन में एज वी हैव बीन इन दिस सीएसएस वाली कम्युनिटी सो कॉल्ड, और हमें पता है कि ऐसा नहीं होता। जनरली बच्चे 80 to 90% कैंडिडेट स्टार्ट देयर प्रेपरेशन अगस्त सितंबर में। सो कंसिडरिंग के मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स जो कि हमें भी आज सुन भी रहे होंगे, उनका सबसे बड़ा कंसर्न ये होगा कि अपनी तैयारी को कंप्लीट भी उन्होंने करना है भी, और उन्होंने राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है। सो व्हाट वुड यू से ऑन फॉर दोज कैंडिडेट्स जिन्होंने बेसिकली अभी कुछ ना कुछ कवर भी करना है,
और जिन्होंने साथ साथ राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है, सो हाउ शुड दे मैनेज इट? आप लोग बताएं, फिर मैं अपनी ओपिनियन देता हूँ। सर एक दो चीजें हैं। एक तो ये कि आपने जो, अगर किसी ने नोट्स बनाए तो वो नोट्स रिवाइज करें, ठीक है। तो नोट्स साथ साथ रिवाइज करते जाएं और साथ के मार्क्स या टेस्ट वो करते जाएं। दूसरी बात, एक स्ट्रेटेजी ये होती है, कुछ लोग आते हैं, देखते हैं कि पैटर्न्स क्या हैं उनमें, तो उन पैटर्न्स को देखते हैं और अगर उनको लगता है वो चीज़ नहीं आ रही, फिर वो दोबारा वो अपने सिलेबस से या अपने नोट्स से वो रिवाइज करके दोबारा वो सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। तो अब सब ने अपने मेंटल स्ट्रक्चर्स को देखना है, सब ने अपनी स्ट्रेंथ्स को देखना है कि किसने कहाँ काम करना है। फॉर इंस्टेंस जो फर्स्ट अटेम्प्टर्स हैं उन्होंने सिलेबस कंप्लीट भी करना है और उन्होंने राइटिंग की प्रैक्टिस भी करनी है। तो उनके लिए तो यही है कि 6 घंटे माइनस करें लिखने के लिए और 6 फॉर योर रिवीजन और द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स। बाकी अगर कोई सेकंड अटेम्प्टर है या थर्ड है, उनकी मोस्टली चीज़ें कवर्ड होती हैं, उन्हें थोड़ा रिवाइज करना होता है, या वो अगर पेपर भी पास पेपर सॉल्व करें या अगर मॉक टेस्ट दे, तो मुझे लगता है उनके लिए इनफ होता है। वो उनकी अपनी ही एक रिवीजन होती है जब वो लिख रहे होते हैं। अगर नहीं आता उनको तो जाके टैली करके देखते हैं कि यार ये चीज़ें मैंने मिस की हैं जो आगे मैंने नहीं करनी। तो मेरी स्ट्रेटजी इस पे या मैं इस पे ये ट्रिक्स अडॉप्ट करता था। बाकी सर, योर टेक ऑन दैट डॉक्टर साहब। सर ये है कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं और उन्होंने स्टार्ट किया है लेट मंथ्स में, जैसे अगस्त सितंबर में, तो उसमें अक्सर ये होता है कि कोई एक दो सब्जेक्ट्स जैसे लैंग्वेज पंजाबी हो गया या कोई और सब्जेक्ट रह रहा होता है बच्चों का। अगर कोई एक आधा सब्जेक्ट रह रहा है तो कोई इशू नहीं है, उसको साथ लेके चल सकते हैं। लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस इज अ मस्ट के वो चीज भी लेके चलनी है कि बाकी सब्जेक्ट्स को भी हमने बैलेंस करके कवर करना है। और साथ साथ जो इम्प्रोवाइज करने के लिए जो न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स आ रहे हैं उन चीजों को भी लेके चलना है। तो ये नेवर एंडिंग जर्नी है। आप एग्जाम के करीब जाके अपनी इवेल्युएशंस पे देखें कि आपकी इवेल्युएशंस पे रिमार्क्स कैसे हैं। अगर आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट है और स्टिल आपके पास एज लिमिट भी बाकी है काफी सारी, तो उसमें आप देखिए कि रिमार्क्स कैसे आ रहे हैं आपकी इवैल्यूएशंस पे। अगर रिमार्क्स अच्छे हैं तो गो अहेड विद द अटेम्प्ट, अगर रिमार्क्स अच्छे नहीं हैं तो फिर आप उसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन जिनके लिए एज लिमिट का इशू होता है कि उन्होंने कंसेक्टिव अटेम्प्ट्स के लिए जाना है, तो उनको साथ साथ इम्प्रोवाइज करना चाहिए चीजें। उनको राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है, बेशक उनके पास 3-4 महीने हैं तो पढ़ना भी है। तो उनके लिए फिर ये है कि डबल मेहनत है कि राइटिंग के 4 से 6 घंटे निकालें डेली के, लिखें और उसके बाद जो है अपना बाकी चीजें भी कवर करें। तो मेरा तो ये से है इस चीज में। कला। अच्छा जी। अच्छा, मैं इस पे डॉक्टर साहब की बात से एग्री करूंगा कि इवन आपके अगर कोई एक दो सब्जेक्ट्स मिसिंग है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उन सब्जेक्ट्स की खातिर अपनी राइटिंग प्रैक्टिस को कॉम्प्रोमाइज करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके कोई दो सब्जेक्ट्स मिसिंग है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, और आपने उनको तैयार भी करना है और आपने लिखना भी है, तो इसकी सिंपल स्ट्रेटेजी ये है कि आप उसके लिए, फॉर एग्जांपल, अगर किसी मेंटोर से आप पढ़ रहे हैं, किसी एकेडमी से पढ़ रहे हैं, कुछ भी करें, वट एवर इट इज, तो उसके लिए 1 घंटा एलोकेट कर लें कि ये 1 घंटे में मैंने यहाँ से जाके ये लेक्चर लेना है, ठीक है। दो सब्जेक्ट है तो 2 घंटे में लेक्चर लेने हैं, ठीक है। और उसके बाद घंटे में आपने उनको साथ ही रिवाइज कर लेना है, ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जिसपे कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। हम इस पे डिस्कशन करेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस पे क्यों हम इतना एम्फसाइज करेंगे, राइटिंग इतनी जरूरी क्यों है, क्योंकि सीएसएस की जो पूरे डायनामिक्स है ना, दे हैव चेंज्ड। अब क्रैमिंग का कुछ नहीं आ रहा। सो इवन अगर आपको पेपर में बैठ के 4 सवाल पूरे नहीं आ रहे, इवन देन यू कैन राइट 4 आंसर्स, ठीक है। सो दैट इज वन रीजन वी आर कॉन्टिन्यूसली सेइंग कि राइटिंग इज इम्पोर्टेंट। राइटिंग को नहीं छोड़ना। आपने अगर एक सब्जेक्ट साथ करना है तो उसका डेली एक लेक्चर लेके घंटे घंटे में आप उसको कवर कर लें, उसको रिवाइज कर लें। राइटिंग के लिए टाइम जरूर एलोकेट करके रखें। अच्छा, इसमें दूसरी चीज है कि आप लोग, डॉक्टर साहब अरसलान, आप लोग साथ साथ क्वेश्चन भी लिख लें जो आ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा हो रहे हैं। सो मैं साथ साथ लिख रहा हूँ, हम जहाँ पे ना बीच में बच्चों को एंड पे ताकि हमारे लिए आंसर करना आसान हो, एक दफा स्ट्रेटेजीज डिस्कस करके फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, अच्छा आपसे एक यहाँ पे सवाल करना है आप दोनों से। एक बच्चों को बड़ा इशू आ रहा है ओवर हिस्ट्री। असलान आपकी यूरोपियन है, मेरी यूरोपियन है, डॉक्टर साहब आपकी ब्रिटिश है, और बच्चे जनरली यूएस हिस्ट्री रखते हैं। तो योर टेक ऑन इट।
My take, I never opted for subjects जो कि मैं means to be true and honest, उस वक्त मैंने ऑप्ट किए थे, इसलिए नहीं किए थे कि कौन सा स्कोरिंग है कौन सा नहीं है, क्योंकि उस वक्त मुझे नहीं पता था कि सीएसएस में स्कोरिंग ट्रेंड भी कोई होता है। ठीक है, मैंने आई ऑप्टेड देम फॉर द सेक ऑफ माय इंटरेस्ट, मुझे इंटरेस्टेड क्या दिखा, तो मैंने स्टार्ट से यूरोपियन हिस्ट्री ऑप्ट की थी। तो लेकिन बाद में मेरा एक से इस पे ये बना कि मैंने देखा यूरोपियन हिस्ट्री का एक बेनिफिट है, वो आपके सारे सब्जेक्ट्स को इतना ओवरलैप करता है, या उसकी हिस्ट्री इतनी रेलेवेंट है पाकिस्तान के साथ इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेबिलिटी। आप नई चीजें सीखते हैं, आपका जार्गन इंप्रूव होता है, आपकी कोटेशंस इंप्रूव होती हैं, और आप देखते हैं कि हिस्टोरिकल इवेंट्स से कितने क्वेश्चंस ड्रा करते हैं या चीजें ड्रा करते हैं, तो वो आपको ऐसे में भी हेल्प करता है। तो क्योंकि मैं लिटरेरी एसेस किया करता था, तो मेरी यूरोपियन हिस्ट्री की तरफ जाने की रीजन ये थी। और एक और आईआर और इंटरनेशनल लॉ, मैं फिर देखता था कि तमाम सब्जेक्ट्स का ओरिजिन यूरोप रहा है, तो यूरोपियन हिस्ट्री से काफ़ी चीज़ें आप डिड्यूस कर सकते हैं कि आपको वो आईआर में भी हेल्प करती है। इवन आपकी इंटरनेशनल लॉ में कुछ ऐसे इवेंट्स थे, जैसे कांग्रेस ऑफ बयाना में कहा जाता है कि इंटरनेशनल लॉ की एक छोटी सी बेस रखी गई इन टर्म्स ऑफ कलेक्टिव पीस। तो उन चीज़ों को देख के मैंने देखा कि यार ओवरलैपिंग है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती, तो देयरफॉर I would recommend aspirants to go for European history, but there is another take on it. Of course, British history स्कोरिंग है, यूरोपियन हिस्ट्री का प्रीवियस एक ट्रेंड रहा है कि वो स्कोरिंग है, तो चांसेस है आगे हिट भी हो सकता है या एवरेज भी स्कोर दे सकता है। तो मेरा ये टेक है यूरोपियन हिस्ट्री से। आई वुड डेफिनेटली आस्क डॉक्टर ऑन ब्रिटिश हिस्ट्री एंड हाउ इट्स कंटेंट इज, तो वो बेहतर बता सकते हैं। फिर पहले तो मैं यूएस हिस्ट्री की तरफ जाऊंगा, क्योंकि फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स मेरी यूएस हिस्ट्री की के साथ ही गई थी। तो मैंने फैशन को फॉलो किया था, जैसे अक्सर कैंडिडेट फॉलो करते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, कि यूएस ट्रेंड में थी, सारे यूएस रख रहे थे तो हमने भी यूएस रख ली। तो उसमें ये है कि मुझसे गलती ये हुई कि मैंने एनालाइज नहीं किया कि मेरी स्ट्रेंथ्स लाई करती हैं यूएस के साथ या नहीं। लेकिन कंसेक्टिवली 2 सालों के बाद, 2 कंसेक्टिव अटेम्प्ट्स के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नाउ दिस इज द लास्ट अटेम्प्ट और 2 साल से मार्क्स नहीं आ रहे, तो मुझे ब्रिटिश को देखना चाहिए। फिर मैंने ब्रिटिश एंड यूरोपियन के सिलेबस को देखा, एंड मुझे ब्रिटिश ज़्यादा पसंद आया क्योंकि उसका कंटेक्स्ट अलाइन करता था, हमारी इंडो पाक हिस्ट्री के साथ भी अलाइन करता था और सारी चीज़ें भी थी, तो मुझे उसका कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा पसंद आया। तो दैट्स व्हाई आई वेंट विद ब्रिटिश, और दैट पेड ऑफ, और मुझे 60+ मार्क्स मिल गए। मुझे लगता है जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं इसमें, कि एक सब्जेक्ट से हटके अब दूसरे सब्जेक्ट की तरफ जा रहे हैं, सारे यूरोपियन में जा रहे हैं, तो अगर ज्यादातर बच्चे यूरोपियन में जाएंगे तो वहां पे खदशा है कि वो सब्जेक्ट हिट हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा पेपर्स होते हैं, एग्जामिनर के पास बहुत ज्यादा मटेरियल आया होता है, उसमें सब्जेक्टिव मटेरियल बहुत होता है, तो एग्जामिनर को जहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी नहीं मिल रही तो वहां पे जाहिर सी बात है वो सब्जेक्ट हिट हो सकता है। तो मेरे ख्याल से इस वक्त जो ब्रिटिश हिस्ट्री है, इट्स अ सेफ सब्जेक्ट टू गो। और आगे अगर किसी ने रखना है 2027 के लिए, तो आई वुड एडवाइज कि इसका सिलेबस भी इतना ज्यादा नहीं है, और अगर इस कंसेप्चुअली इसको समझा जाए सब्जेक्ट को, तो ये हमारी आगे वाली हिस्ट्री के साथ भी अलाइन करता है, कॉमनवेल्थ, पाकिस्तान, इंडिया और उसके बाद जो हिस्ट्री है उसके साथ भी अलाइन करते हैं हमारी। तो मेरा तो ये टेक है कि आई गॉट एलोकेशन इन पुलिस बिकॉज ऑफ दिस सब्जेक्ट, कि अगर मेरा यूएस होता तो शायद मैं किसी लोअर ग्रुप में बैठा होता इस वक्त। दैट्स माय टेक ऑन इट, आ, तहा। अच्छा, मैं आप दोनों से सेकंड करता हूँ। आई थिंक यूरोपियन और ब्रिटिश आज के दिन में सीएसएस के लिए सबसे बेस्ट सब्जेक्ट्स है। उसकी रीजन ये है कि अगेन ऐसा लगता है कि हिस्ट्री इनकी बहुत लंबी है, बट ऐसा है नहीं। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज के दे आर वेरी प्रिसाइज। आप टॉपिक्स कवर करें एंड यू विल सी कि पूरे का पूरा पेपर उन 20-25 टॉपिक्स के अंदर से आया होता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट यूएस हिस्ट्री तो वो बहुत ज्यादा कंटेम्प्रेरी में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा आपको ना एनालिटिकल पेपर करना पड़ता है। हिस्ट्री का पेपर वो लगता ही नहीं है, इट लुक्स एज इफ यू आर डूइंग अ करंट अफेयर पेपर, ठीक है। सो अगेन यूरोपियन हिस्ट्री एंड ब्रिटिश हिस्ट्री, both the subjects are excellent. स्कोरिंग ट्रेंड ऑब्वियसली अगर हिट हो भी रहा है तो इट इज अराउंड 60-70। फॉर एग्जांपल मैंने देखा है अभी 25 पे यूरोपियन हिट हुआ है, ब्रिटिश हिट हुआ है, बट दे वर गिविंग 60s 70s, इतनी रेंज में दे रहे थे हिट होने के बाद भी। सो these two subjects are good. सर द बिगेस्ट एलिफेंट इन द रूम जो हमारे, अब हम थोड़ा सा ना कमेंट्स में भी साथ साथ लेके चलते हैं ताकि बच्चों के जो क्वेश्चन है वो साथ साथ आंसर हो। सर द बिगेस्ट एलिफेंट इन द रूम इज essay, starting with
द वेटरन डॉक्टर अहमद सर, आपसे शुरू करते हैं और फिर हम अपनी अपनी स्ट्रेटजीज बताते हैं, जैसे कि हमने ऐसे के लिए क्या बेसिकली डूज एंड क्या डोंट्स हैं। ऐसे से स्टार्ट करते हैं, विल डिस्कस सब्जेक्ट वाइज। ऐसे से स्टार्ट करें सर अहमद। सर पहले तो मैं कॉमन मिस्टेक्स पे जाऊंगा जो मैंने भी की हैं और हमारे बहुत सारे एस्पिरेंट्स करते हैं हमेशा। उसमें से सबसे पहली कॉमन मिस्टेक ये है कि ऐसे की टाइप को ना समझ पाना कि ऐसे किस टाइप का है। क्या वो डिस्क्रिप्टिव है, क्या वो एक्सपोजिटरी है, क्या वो परसुएसिव है, या क्या वो आर्गुमेंटेटिव है। तो एस्पिरेंट्स हर ऐसे को सेम ही अपने एक, हमने जो एक ट्री स्ट्रक्चर बनाया हुआ है माइंड में, काजेज इम्पैक्ट सॉल्यूशंस वाला, तो उसमें ढालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ऐसे की टाइप जानना। दूसरी बात यह है कि टॉपिक को डिकोड करना कि एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है। तो इसलिए मेरे लिहाज से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कॉमन सेंस और रेलिवेंस है एग्जामिनर के लिए। ये प्री रेक्विजिट हैं और मुझे लगता है कि पहले वो यही देखता है ऐसे के पेपर में, बाद में आगे चलता है। जो मेरी लास्ट मंथ की एफर्ट थी वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड थी कि मैं ऐसे की टाइप्स को समझूं और हर टाइप के स्ट्रक्चर को डील करूं मैं अच्छे से, हर टाइप के ऐसे लिखूं, आर्गुमेंटेटिव, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपोजिटरी, हर टाइप्स के मैंने ऐसे लिखे थे। और मुझे लगता है कि ये मेरी सक्सेस की एक बहुत बड़ी वजह थी कि मैंने चीजों को रैशनलाइज किया उस टाइम, रेलिवेंस और कॉमन सेंस के साथ आगे गया। तो जो लैक करती है, हम जो पेपर्स देखते हैं अक्सर बच्चों को, उसमें भी यही चीज लैक करती है कि वो हर ऐसे को एक ही सांचे में डालने की कोशिश चल रही होती है, और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। और मेरे ख्याल से एस्पिरेंट्स आउटलाइन के ऊपर ही फेल हो जाते होंगे जब एग्जामिनर को लगता होगा कि नहीं, दिस इज नॉट द स्ट्रक्चर, दिस इज नॉट द थिंग आई एम आस्किंग, तो वो वहीं पे जो है एग्जामिनर आगे नहीं जाते, तो वो वहीं पे फेल कर देते हैं। हमारा भी आगे जाने का दिल नहीं करता व्हाइल चेकिंग द पेपर्स, क्योंकि उन्होंने एड्रेस नहीं किया होता, तो एग्जामिनर भी ऐसे ही करता है। तो मेरे ख्याल से ये जो बेसिक चीजें हैं मैं इनकी तरफ डायरेक्ट करूंगा स्टूडेंट्स को कि ऐसे की टाइप को समझना, क्लैरिटी लाना, अपनी आर्गुमेंटेशन बेहतर बनाना, ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अरसान सर। सर आई थिंक हम तीनों की स्माइल बता रही है कि अहमद जो कह रहे, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी ऑल थ्री हैव डन। सो अरसलान सर, आपकी आपकी ऐसे की स्ट्रेटजी। मेरी एसए की स्ट्रेटेजी थोड़ी ये रही है कि मैं एक तो लिटरेरी एसेस करता था। पीसीएस में मैंने प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान पे एसे किया, तो मैं ऐसे को बेसिक से लेके चलता हूँ। वो ये है कि एसे इज अबाउट व्हाट यू फील एंड थिंक, ठीक है। इफ यू कैन नॉट फील एंड थिंक अबाउट समथिंग, यू आर नॉट फिट फॉर दैट, ठीक है। अब कुछ लोग जैसे डॉक्टर्स और मैं कभी कभार एसे चेक करते हैं, कुछ लोगों का स्टांस बड़ा अच्छा होता है लेकिन वो लैंग्वेज, उनकी ग्रामर खराब होती है, ठीक है, या वो ग्रामर में फेल हो जाते हैं। कुछ लोगों का ये है कि ग्रामर वगैरह सब ओके है, वो फिर स्टांस नहीं ले पाते, मीन्स आइडिया नहीं है। तो ये कम्बिनेशन है तीन चीज़ों का, एक रेलेवेंसी, दूसरा इंग्लिश आपकी ठीक हो, तीसरा आपके आइडियाज थोड़े मेच्योर हों। यू मस्ट नो विच साइड टू टेक। अब फॉर इंस्टेंस अभी डेमोक्रेसी या मिथ और रियलिटी, लोग इसको बार बार मिथ की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो इस पे मैं और डॉक्टर कल हंस भी रहे थे कि कोई हम ऐसे देख रहे थे तो सबने मिथ मिथ किया हुआ था, और नोबडी न्यू कि यार चैलेंजेस हैं, हम उनको ठीक कर सकते हैं। तो आपकी एक मेच्योर थॉट भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। इफ यू आर अनएबल टू गो फॉर दैट मेच्योर थॉट और कल के दिन आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं, वो ऐसे में इसीलिए स्क्रूटनी ज्यादा होती है कि वो नजर आ रहा होता है कि यार बच्चा इतना मेच्योर नहीं है। तो प्रीवियसली 16 सेंचुरी 15 सेंचुरी में एसेज इसलिए लिखे जाते थे कि लोग अपने आप को प्रोजेक्ट कर पाए कि मैं ये सोचता हूँ या सोचती हूँ। तो अभी अगर आप सोच ही नहीं पाते किसी चीज पे, तो आपको कोई बंदा क्यों पास करे। तो मेरा एक लेमन टर्म्स में ये था। तो बाकी रेलेवेंस, ग्रामर, स्ट्रक्चर, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आई थिंक तलहा वुड एक्सप्लेन इट इन अ बेटर वे। अच्छा सर, एक बीच में फनी चीज भी आ गई थी, मुझे क्वेश्चन याद आ गया था, कहीं हुआ था मुझसे, डेमोक्रेसी या शैम। तो विल हैव अ डिस्कशन ऑन इट एज वेल सून, कभी करेंगे इस पे बैठ के डिस्कशन। एनी हाउ सर, ऐसे में अगेन मैंने दो तीन दफा ये पहले बात की है कि ऐसे को लेके ना सीएसएस कम्युनिटी में मिथ्स कुछ ज्यादा ही है, जो कि एंड आई वाज सेफ। मैं उन मिथ से असल में बच गया था। मैंने जो पहले इंसान मुझे मिले थे जिनसे मैंने ऐसे सीखा था, उन्होंने मुझे डायरेक्टली एक लाइन बताई थी कि बेटा ऐसे में आपने ना सवाल का जवाब देना है। ठीक है, आप ऐसे कोई भी आया होगा या सी के
एक लाइन लिखी हुई है जिसका कोई ना कोई मतलब निकल रहा होगा, उस आंसर को आप देना सीख लें। तो ऐसे को अगर मैं डूज पे पहले डिस्कशन करूं कि 3 4 5 डूज है ऐसे में, जो कि सबसे पहला डू यही है कि आंसर द क्वेश्चन। एक ऐसे आया हुआ है जिसमें फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसे उसमें आपने उस सवाल का जवाब देना। दैट कैन बी एन आर्गुमेंटेटिव ऐसे, दैट कैन बी एन एक्सपोजिटरी ऐसे। टाइप्स पे मैं ज्यादा जाता नहीं था, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैंने मैंने कुछ 40 45 आर्गुमेंटेटिव एसेस लिखे हुए हैं, मैंने 10 15 20 एक्सपोजिटरी एसेस लिखे हुए हैं, 5 10 लिटरेरी एसेस लिखे हुए हैं। हर ऐसे में मुझे सिर्फ एक टॉपिक नजर आ रहा होता था जिसमें मुझे एक सवाल नजर आ रहा होता था। फॉर एग्जांपल मैंने जो सीएसएस 2024 का मेन ऐसे अटेम्प्ट किया था, दैट वाज ग्लोबलाइजेशन एंड नेशनल इकोनॉमीज। तो ये दो की टर्म्स के साथ एक ऐसा आया हुआ था जिसको मैंने अंडरस्टैंड किया था कि ये मुझे सवाल कर रहा है कि ग्लोबलाइजेशन का नेशनल इकोनॉमीज पे क्या इफेक्ट आ रहा है। मुझे ऐसा, मैंने उसका सवाल बनवा लिया, तो मैंने उसको एड्रेस कर लिया ऑन अ लार्जर स्केल से। ग्लोबलाइजेशन हैज पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑन नेशनल इकोनॉमीज, और मेरा टिल्ट भी पॉजिटिव की तरफ था। देन दूसरी साइड है ग्लोबलाइजेशन हैज नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन नेशनल इकोनॉमीज में 2 3 नेगेटिव साइड थी और रिकमेंडेशन दी थी। बेसिकली ये सवाल का आंसर हो गया। सिमिलरली बहुत से आर्गुमेंटेटिव ऐसे होते हैं, जैसे अभी मैं एक मेरा जो पीएमएस कैसे था, दैट वाज सोशल मीडिया प्रमोट्स इंक्लूसिविटी और डीपन्स इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। अब ये बच्चों को एक टॉपिक लग रहा है, मुझे ये एक सवाल लग रहा था, और मैंने उस सवाल की बेसिस पे इसका जवाब दिया था सोशल मीडिया प्रमोट्स इंक्लूसिविटी। और प्रमोट्स इंक्लूसिविटी में मैंने 10 से 12 पॉइंट्स देके उसको रिकमेंडेशंस देके क्लोज कर दिया था। सो नंबर वन थिंग ऐसे के लिए जो सबसे बड़ा डू है, दैट इज आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, और बच्चे सबसे ज्यादा फेल ही इसलिए करते हैं क्योंकि वो आंसर द क्वेश्चन नहीं करते। देन सेकंड थिंग, जो कि आप दोनों ने इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज मेंशन की है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। आप अंग्रेजी सीएसएस अंग्रेजी में है, सीएसएस अंग्रेजी का एग्जाम नहीं है। अंग्रेजी में होने से मुराद है कि आपने सीएसएस को अंग्रेजी में लिख के आना। अंग्रेजी में लिखते हुए अगर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं कर रहे तो आप ऐसे पास कर लेंगे। तीसरी चीज आउटलाइन, जो कि अगेन आप लोगों ने बताया है कि एंड आई एग्री विद बोथ ऑफ यू कि आउटलाइन की इंपॉर्टेंस ये है कि एग्जामिनर आपकी आउटलाइन पढ़ के डिसाइड कर लेते हैं 80 70 80% कि यार ये ऐसे पास होने वाला है या नहीं है। और आउटलाइन शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव। आउटलाइन में आपने अच्छे तरीके से सारे का सारा एसेट डिस्कस किया हो तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द एग्जामिनर टू फेल यू। एंड आई थिंक लास्ट जो कि ऐसे का मैं डोंट में कंसिडर करूंगा, वो आई थिंक मुझे लगता है हम तीनों में वो कॉमन है कि हम थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखते थे शायद। ये एक वो है, थीसिस स्टेटमेंट सीएसएस का सबसे बड़ा वो है, बला बन के बैठी हुई है। तो मैंने तो दोनों एसेस में थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखी थी। अरसलान और अहमद, आप लोगों की इस पे क्या ओपिनियन है थीसिस स्टेटमेंट को लेकर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि थीसिस स्टेटमेंट लिखें या ना लिखें, इसकी कोई वैल्यू है या नहीं है? अच्छा, मेरा ये था कि थीसिस स्टेटमेंट मैं लिखता था क्योंकि मैं लिटरेरी एसेज लिखता था। लिटरेरी एसेज में सब्जेक्टिव डिबेट होती है। आप उस टॉपिक को किसी डायरेक्शन में पहले शो करते हैं कि ये डायरेक्शन है, ठीक है। तो क्योंकि ताकि वो आपको मिस इंटरप्रेट ना करे, तो पहले से आप बता देते मैं इस तरह देख रहा हूँ इस चीज को, तो फिर नीचे उस टर्म्स में आप आउटलाइन बनाते हैं। लिटरेरी में थोड़ा डिफरेंट होता है। तो आप एक सब्जेक्टिव डिबेट होती है क्योंकि आप ओपन खेलते हैं, एक ही आइडिया को 10 जगह से घुमा के ले आते हैं, तो फिर आप उधर थीसिस स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। और ऐसे भी अब मैंने पीसीएस में थीसिस स्टेटमेंट लिखी थी, प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान पे, उधर भी लिखी थी। तो मुझे लगता है ये एक सब्जेक्टिव डिबेट है। लोग थीसिस स्टेटमेंट को सरदर्द बना के रखते हैं, आप लिखें या ना लिखें, नॉट अ बिग इशू। इशू ये है कि आपको अगर आगे नहीं आती तो वो फेल करेगा, अगर आगे आर्गुमेंटेशन आती वो पास करेगा, चाहे थीसिस स्टेटमेंट हो या ना हो। हाँ, थीसिस स्टेटमेंट के नेगेटिव्स ये हैं, थीसिस स्टेटमेंट गलत हुई आपका पूरा ऐसे गलत हो सकता है क्योंकि वो पहले ही उस पे जज कर लेगा, यार बंदा एक थीसिस स्टेटमेंट तक सही नहीं बना सकता, लेट्स फेल, ठीक है। तो पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं, लेकिन कोई सब्जेक्टिव डिबेट है, ना लिखें भी कोई मसला नहीं। अगर आप इंट्रोडक्शन में डिबेट आर्ग्यू अच्छा कर सकते हैं, वो उससे आपको जज करेगा, मेनली उधर से आप जज होते हैं। तो मेरा इस पे ये टेक है। अच्छा, इसमें मैं तलहा को सेकंड करूंगा कि तलहा नहीं लिखता था, मैं भी नहीं लिखता था। तो सबसे पहले देखते हैं कि थीसिस है क्या। थीसिस हमारा स्टांस है ऐसे का, और मैं एक रिस्क फ्री अप्रोच रखता था कि मैं शुरू में थीसिस लिख के
कोई मेरे से अल्फाज में कोई कमी बेशी हो गई तो शायद एग्जामिनर वहीं पे ही अपना पेन रोकते। उसके पास पेपर्स का बंडल पड़ा है तो ज्यादा टाइम नहीं होता उसके पास। तो मैंने ये हम्म। लिखनी छोड़ दी थीसिस स्टेटमेंट, और मैंने कहा कि मैं अपने स्टांस से प्रूव करता हूं कि मेरा थीसिस है क्या। तो ये जो मिथ बना हुआ है स्टार्ट में लिखना या ना लिखना, और बच्चे जो है ब्लाइंड एडहेरेंस की तरफ जा रहे हैं, भाई लिखना ही है, हमने 3-4 लाइंस जो बतानी है एग्जामिनर को, तो वहीं पे फंस भी जाते हैं बच्चे ज्यादातर। तो मेरे ख्याल से और तलहा का भी यही ओपिनियन है कि बंदे को अवॉइड करना चाहिए, और अपने स्टांस से, जो आपका बाकी आउटलाइन का स्टांस होता है, आपकी आर्गुमेंटेशन होती है, उससे आप एग्जामिनर को कन्विंस करो कि हाँ भाई आई हैव द पोटेंशियल, कि आप आउटलाइन के आगे भी जा सकते हैं, इंट्रो भी पढ़ सकते हैं, आर्गुमेंटेशन भी देख सकते हैं, और मुझे पास भी कर सकते हैं। तो मेरा यही स्टांस था कि थीसिस वाले चक्कर में नहीं पड़ना, बस अपने एसे को इस एसे के थ्रू, आर्गुमेंटेशन के थ्रू कन्विंस करना एग्जामिनर को, उसको क्लैरिटी देनी है कि मेरा स्टांस ये है। तो मेरी ये अप्रोच थी। तला। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई वुड लाइक टू आस्क अरसलान आपसे, फिर अहमद, फिर हम। सर, एकेडमी का क्या रोल है सीएस की तैयारी में? आप लोगों ने रिटर्न की तैयारी के लिए एकेडमी ज्वाइन की है, क्या किया है, क्या नहीं किया? प्लीज ओपन डिस्कशन ऑन इट, वी आर। अच्छा, आई विल बी ट्रू हेयर कि मैंने कोई एकेडमिक सेशन ज्वाइन नहीं किया फॉर द सेक ऑफ सब्जेक्ट्स। कोई एकेडमिक सेशन ज्वाइन नहीं किया किसी भी एकेडमी में। इंडिविजुअल टीचर्स के पास गया हूँ, लाइक यूरोपियन हिस्ट्री के पास गया हूँ, जेंडर स्टडीज के टीचर के पास गया हूँ, लेकिन एकेडमी स्पेसिफिक ज्वाइन नहीं की। तो एकेडमी का रोल होता भी है, नहीं भी होता। सिर्फ एकेडमी का एक रोल जो मुझे पॉजिटिव पर्सनली जो मेरे ऑब्जर्वेंस के बाद दिखाई दिया वो ये है कि एकेडमी आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहाँ के सब एक ही एनर्जी लेके आते हैं, तो आप डीमोटिवेट या डिस्करेज नहीं होते। रूम में आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं आपको नहीं पता, आप कहीं पे पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में, उधर एटलीस्ट आपको कुछ पीयर ग्रुप मिल जाता है जो आपको बता रहा होता है कि ये इस रास्ते में है। उसमें मीन्स आपका, आपके जो आसपास लोग हैं उनमें कितना पोटेंशियल एक ये डिटरमिन करता है। और एकेडमी का सिर्फ इतना ही रोल है कि वो आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। अब जीवन सेशन के लिए मैं एकेडमी गया जिसमें मैं सुबह और शाम लिखता था, और एवेल्युएशन होती थी या नहीं होती थी वो अलग बात है, लेकिन ये कि मैं जीवन सेशन मैंने ज्वाइन किया, फिर इंटरव्यू के लिए मैंने किया। ठीक है, तो मैं ये समझता था कि सब्जेक्ट्स खुद ही करूं तो शायद अच्छे से करूंगा, कोई टीचर जल्दी करवा देगा, पॉजिटिव थिंग। लेकिन सिलेबस है मेरे पास तो कोशिश करता हूँ, खुद करता हूँ तो डिटेल पढ़ता हूँ उसको। कुछ सब्जेक्ट्स के लिए हाँ मैंने ऑनलाइन लेक्चर्स भी दिए, और साथ में करंट अफेयर के लिए मैं मैगजीन्स और न्यूज़पेपर पढ़ा करता था, और यूरोपियन हिस्ट्री के लिए भी मैंने किसी टीचर को ज्वाइन किया था। तो जो लेंथी सब्जेक्ट्स है आप समझते हैं खुद नहीं कर पाते, आप टीचर के पास जाएं। बाकी एकेडमी में मसला ये होता है कि आपको सब टीचर्स अच्छे नहीं मिलते, कुछ मिलते हैं कुछ नहीं मिलते। तो एक ये मिथ है कि आप सेशन लेके सारा कुछ जल्दी कर लेंगे, शायद कुछ चीजें रह जाएं। तो आई थिंक आप दोनों का से भी बड़ा मैटर करता है। मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है एकेडमी का, तो आप दोनों अच्छे से बता सकते हैं इसका। सर, अहमद। पर्सनली मैंने अटेंड की थी एकेडमी फॉर रिटन प्रिपरेशन, और मैंने लेक्चर्स भी लिए थे उस वक्त। तो मेरी ये जो सोच थी कि अच्छा मैं एकेडमी जाऊंगा, लेक्चर्स लूंगा, तो ठीक है सारा कुछ जो है एकेडमी ही करवाएगी, जो 6-7 महीने हैं। तो उसी सोच में जो है इंसान वेट करता रहता है, डिपेंड करता रहता है एकेडमी के ऊपर। लेकिन जो एकेडमी क्या प्रोवाइड कर सकती है, वो आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकती है, आपको एक कम्पेटिटिव इन्वायरमेंट दे सकती है जहाँ पे आप लोगों के साथ कम्पीट कर सकते हैं, और वो भी हेल्दी कंपटीशन के साथ। तो ये एकेडमी का है बेसिक पर्पस। और ये बात मुझे बाद में जाके समझ आई कि हम जिन चीजों को ब्लेम करते थे शायद वो कमियां हमारे अपने अंदर ही थी। तो हम ब्लेम शिफ्टिंग कर रहे थे, हम कुछ गलत सोच के आए थे कि एकेडमी ये करेगी, एकेडमी वो करेगी। एकेडमी का काम सिर्फ इन्वायरमेंट और आपको लेक्चर्स देना होता है, उसके अलावा एकेडमी का कोई काम नहीं है। इवैल्यूएशन होती है एकेडमी की तरफ से, बाकी रेस्ट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितनी मेहनत करते हैं पूरे साल में। और सबसे ज्यादा इवैल्यूएशन इंसान खुद ही करता है। जैसे अरसलान भाई ने कहा कि मैं लिखता था और इवैल्यूएशन होती थी या नहीं होती थी, लेकिन मुझे आइडिया होता था कि मैं इंप्रूव कर रहा हूँ या नहीं। मुझे लगता है इंसान को खुद ही आइडिया हो जाता है टाइम टू टाइम कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ और मुझे किन गलतियों को अवॉइड करना चाहिए। तो ये मेरा से है एकेडमी के बारे में। अच्छा, इसमें अगर मैं अपनी ओपिनियन दूं तो माय ओपिनियन इज वेरी क्लोज टू अरसलान्स। जैसे सब्जेक्टिव ऐसी चीज है कि
एकेडमी जाके भी आप सीएसएस पास करते हैं, वो हैव मेनी फ्रेंड्स जिनका एकेडमी जाके पास हुआ है, वो हैव मेनी फ्रेंड्स जो कभी एकेडमी नहीं गए। रिटर्न की तैयारी के लिए आई एम एक्सट्रीमली अगेंस्ट एकेडमी। उसकी रीजन है, रिटर्न की तैयारी कभी भी जाके 1.5 1.5 2 2 घंटे 3 3 घंटे के लेक्चर लेके मुझसे नहीं होती थी। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। मुझे मुझे वो मजा आता था कि मैं इन्फोग्राफिक्स देख रहा हूँ, मैं यूट्यूब की वीडियोस देख रहा हूँ, मैं लेक्चर्स, शॉर्ट लेक्चर्स देख रहा हूँ। सो मैंने कभी भी रिटर्न की तैयारी के लिए किसी एकेडमी को ज्वाइन नहीं किया। मैंने मतलब जिस तरह सर ने अभी बताया कि हमने सब्जेक्ट्स के स्पेशलिस्ट टीचर से जाके एक से पढ़ा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वकास नवाज साहब है यहाँ पे, उनसे मैंने बहुत सारी की वर्कशॉप ली है, एंड दैट वाज वेरी हेल्पफुल। सिमिलरली मैंने सर आसिम से ऐसे पढ़ा कंप्लीटली, उनसे मैंने इस्लामिया के लेक्चर्स लिए एंड दे वर वेरी बेनिफिशियल। लेकिन मैं आई हैव नेवर बीन टू एनी फिजिकल एकेडमी, किसी फिजिकल एकेडमी में जाके मैंने क्लासेस लेके अपना टाइम जाया नहीं किया। इनफैक्ट मैंने जब अक्टूबर नवंबर में तैयारी शुरू की थी तो मैंने 7 8 महीने स्ट्रेट खुद बैठ के, हाँ, वन रिसोर्स दैट आई यूज्ड वाज नियर पीयर। आई वुड लाइक टू ऐड दैट थिंग कि नियर पीयर वाज वेरी हेल्पफुल। नियर पीयर क्यों मुझे हेल्प कर रहा था? क्योंकि नियर पीयर पे ना आपको सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस कवर करके लेक्चर्स मिल जाता। और मेरी जिस तरह की पर्सनैलिटी है, मुझे मुझे अकेले पढ़ने में मजा आता। सो मैंने नियर पेयर के कोर्सेज कंप्लीटली लिए और उनके मैंने नोट्स भी बना लिए, पीडीएफ, जनरली मैं पीडीएफ बना लेता था उनकी, और वो पीडीएफ बना के मैं उन्हीं को रिवाइज करता था। और टिल अगस्त मैंने तैयारी ऐसे ही की। हाँ, इसमें बीच में मैंने क्या किया, फॉर एग्जांपल अगर मेरी पॉलिटिकल साइंस नियर पेयर से कवर हो गई है, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी मेरी होती थी वैल्यू एडिशन की। ठीक है, वैल्यू एडिशन के लिए मैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के पास जाके उनकी वर्कशॉप ले लेता था। जैसे मैंने भी मेंशन किया कि वकास नवाज साहब की पॉलिटिकल साइंस की मैंने वर्कशॉप ली, उनकी मैंने जेंडर स्टडीज की वर्कशॉप ली, मैंने अगेन क्रिमिनोलॉजी की सर साजिद वट्टू की वर्कशॉप ली। मैं वर्कशॉप लेता था ताकि मुझे मेरे कंटेंट में वैल्यू एडिशन हो। फिर उसके अलावा मैं ऑनलाइन रिसोर्सेज का बहुत यूज करता था वैल्यू एडिशन के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपनी कोटेशन बुक्स बनाई हुई थी। ये सारी स्ट्रेटेजीज आप अकेडमीज में जाके नहीं कर सकते, अकेडमीज में आपका टाइम बहुत ज्यादा होता है। वंस मेरा कोर्स कवर हो गया था, मेरी रिवीजन एक दो हो गई थी, अगस्त वाज द टाइम कि जब मैंने एकेडमी जाना शुरू किया था। और उसका सिर्फ एक मकसद था कि मैं वहां जाके लिखूं। आई यूज्ड टू गो एट 10, 10 से 1 में एक मॉक लिखता था, 1:30 से लेके 4:30 तक, 1:30 टू 4:30 मैं दूसरा मॉक लिखता था, 2 मॉक लिख के मैं घर आ जाता था। दैट इज इट। पूरी पूरी तैयारी के प्रोसेस में मेरी जो राइटिंग थी ना, दैट वाज इन एकेडमी। और उसकी भी रीजन है, वो भी इन पर्सन टू हम्म, पर्सन वेरी करता है। जी सर, वो पर्सन टू सर अब पर्सन वेरी करता है कि एक बड़ी, जी मेरे, जी, जी 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 सर, बोले बोले। अच्छा सॉरी फॉर इंटरप्शन, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो स्टूडेंट्स मिस करते हैं, वो ये है कि सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, लिखते वक्त आपको नजर आ रही होती है कि मुझ में ये इश्यूज हैं। ठीक है, अभी मुझ में कभी स्पेलिंग मिस्टेक्स नजर आ जाती थी, क्योंकि काफी इंग्लिश के साथ इतना इन टच नहीं थे हम एफएससी में या उसके बाद इंजीनियरिंग में। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स आ जाती थी, या ग्रामर या स्ट्रक्चर कोई रिडंडेंट आ जाता था। फॉर इंस्टेंस, इसकी मिसाल ऐसे ले लें सेल्फ असेसमेंट की, आपके अंदर 200 मिस्टेक्स हैं टोटल स्ट्रक्चर या पूरे आपकी इंग्लिश में। आप रोजाना एक ओवरकम करते हैं, 200 डेज में वो सारी मिस्टेक्स खत्म हो जाएंगी अगर आप ओवरकम कर रहे हैं। मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करना, फिर उसको ओवरकम करना, ये दो मेन पर्पस है आपके रिटर्न की प्रैक्टिस की। और साथ में आप, ताकि एग्जाम हॉल में एक्सपेरिमेंट ना करें, जाके सिर्फ लिख के आए, वो भी काम है रिटर्न की प्रैक्टिस की। तो सेल्फ असेसमेंट का क्या कहते हैं, रोल बहुत बड़ा है, जो कि आपको ना अकेडमी सिखाती हैं, ना आपको कोई बंदा सिखा सकता है, वो आप अपने आप को खुद सिखा सकते हैं। तो अपनी सेल्फ असेसमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब भी आप देखें कि आज दिन में ये सीखा मैंने और ये प्रैक्टिस किया, ये इश्यूज मुझ में है, जिस दिन आप अपनी मिस्टेक्स मीन्स एक्सेप्ट करने लग गए कि मुझ में इश्यूज हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, द फॉल्ट लाइज इन नॉट इन आवर स्टार्स बट इन अस। ठीक है, तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, लोग इसको इग्नोर करते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन तला। जी जी, नहीं, बिल्कुल आगे। बिल्कुल ठीक आप मेंशन चीज की है। सो अकेडमीज में टेस्ट लिखने का एक मैं बात जो लास्ट बात है, फिर इसके बाद आगे हम चलते हैं कि ये भी अगेन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि खुद बैठ के टेस्ट लिख लेते हैं। फिर अगेन कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें मोटिवेशन चाहिए होती है। सो अकेडमी मैं इसलिए गया था क्योंकि मुझे टेस्ट लिखने के लिए अपने पास एक एनवायरनमेंट चाहिए था जिसमें 20 30
40 बच्चे और बैठ के टेस्ट लिख रहे हैं, और एक वो कम्पिटिटिव सा एनवायरनमेंट है जिसमें 3 घंटे की टाइम लिमिट है, हमने उसमें कंप्लीट करना है सारा कुछ। वो एनवायरनमेंट लेने के लिए आई यूज टू गो टू अकेडमी। अगर वो मैं इतना एफिशिएंट होता कि मैं घर बैठ के खुद वर्क कर लेता, तो अगेन मेरा कम्यूट टाइम भी बचना था, मेरा डेली की जो वो आने जाने में आपकी एनर्जी वेस्ट होती है वो भी बचनी थी। बट आई ज्वाइन अकेडमी क्योंकि मुझे पता था कि अकेडमी में बैठ के टेस्ट लिखने में मुझे कंपेटिटिव एनवायरनमेंट मिल जाएगा जो कि मेरी पर्सनालिटी के साथ अलाइन करता है। सो दिस इज अगेन सब्जेक्टिव। अकेडमी आप रिटर्न के लिए ज्वाइन करें ना करें, इट डिपेंड्स ऑन यू। राइटिंग के लिए ज्वाइन करें ना करें, डिपेंड्स ऑन यू। इवैल्यूएशन जरूर करें। The next question, a very important question, notes making. बहुत questions आए हैं notes making की, क्या आपकी strategies थी, and अभी in considering कि we are in the last 90 days, notes making करने को आप कितना prioritize करेंगे, कितना time देना चाहिए भी या नहीं देना चाहिए, please. डॉक्टर साहब आई वुड हैंड दिस ओवर टू यू, क्योंकि मेरा नोट्स मेकिंग से थोड़ा कम ही वास्ट है। सर सेम एज सर अरसलान, लेकिन ये है कि नोट्स की लेंथ डिपेंड करती है। मैंने अक्सर ये चीज नोटिस की है कि स्टार्ट ऑफ द ईयर लोग बहुत लॉन्ग नोट्स बनाते हैं और वो कहते हैं कि ये नोट्स हम कैरी करके जाएंगे फाइनल एग्जाम्स तक। तो फाइनल एग्जाम्स तक वो नोट्स आप कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो आपकी रिवीजन की रूटीन आ जाती है और दूसरा एग्जाम्स के बीच में जो रिवीजन करनी होती है उन डेज पे, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाती लॉन्ग नोट्स पे। तो मेरे ख्याल से जो एक पीरियड है, अगर एक बंदा शुरू कर रहा है प्रेपरेशन जनवरी फरवरी या मार्च से अगले साल के लिए, जरूरी है कि वो लॉन्ग नोट्स भी बनाए अपने, और जब वो सितंबर अक्टूबर में आएगा तो अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाएगा। तो ये चीज शॉर्ट नोट्स जो है वो कैरी करके एग्जाम में लेके जाएगा, तो उसमें ये चीज है। बाकी मेरा और अरसलान भाई का जो है थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज था नोट्स को लेके, हमारी स्ट्रैटेजी चेंज थी, लेकिन हम वो यहाँ पे शेयर नहीं करेंगे क्योंकि वो जो है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो तलहा से पूछते हैं कि तलहा की क्या स्ट्रैटेजी थी इसके ऊपर। सर वेरी टेकी, मैं टेक से भी बंदा हूँ। मुझे अगेन मेरी रिटन नोट्स जरूर है, ऐसा नहीं है, बट मेरी जो मेजोरिटी ऑफ द नोट्स है वो पीडीएफ फॉर्म्स में है। एज आई जस्ट मेंशन कि मेरा नियर पीरियड से मैंने कोर्स कवर किए थे सारे, तो मेरे पीडीएफ्स बनी होती थी। आई यूज टू रिवाइज दोस। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मेरा एक डिफरेंस जरूर आता है 99% ऑफ द कैंडिडेट्स के, एंड दैट इज कि मैं आखिरी पेपर 6 जो दिन थे उनमें मैं पढ़ता नहीं था। मतलब आई स्टिल रिमेम्बर कि 27th ऑफ फरवरी वाज द लास्ट डे जबकि मैंने अपना कमरा ही चेंज कर लिया था। अब जिस कमरे में मैं पढ़ता था पूरी तैयारी की ड्यूरेशन में, मैंने आई लेफ्ट दैट रूम, उसको बंद किया, उधर सब कुछ मेरे नोट्स उधर ही पड़े रह गए, एंड आई लेफ्ट दैट रूम। मैंने जब पेपर्स की बारी थी तो उन 6 दिनों में मैं मैक्सिमम अगर कोई चीज रिवाइज करता था तो वो कोटेशंस वगैरह होती थी, ताकि मुझे पेपर में बैठ के कुछ कोटेशंस याद आ जाए, कुछ स्टैट्स याद आ जाए। अदरवाइज मैं सब्जेक्ट रिवाइज नहीं करता था। आई नेवर रिवाइज एनीथिंग। नोट्स मेरे ऑनलाइन फॉर्म पीडीएफ फॉर्म में कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स थे। अच्छा सर, मेरा कुछ जैसे फिक्स चीजें हैं ना, फिक्स चीजों की नोट्स बनते हैं। अब फॉर इंस्टेंस थीरीज हैं, थीरीज के मैंने नोट्स बनाए हुए थे, आइडियाज के कुछ नोट्स बनाए हुए थे, और कोटेशंस के बनाए हुए थे, क्योंकि ये चीजें आपने टाइम टू टाइम रिवाइज करनी होती है। और बाकी मैं कोशिश करता था एंड पे मैं भी ना पढूं, क्योंकि मैं भी उस तरह नहीं कि एक ओवरनाइट बैठ के पढ़ के खत्म करो। सिर्फ एंड पे मैं कभी ऑब्जेक्टिव्स करता था, स्पेशली एग्जाम हॉल में जाने से पहले, क्योंकि पहले मैं इस तरह था कि रट्टे वाली चीजें कभी नहीं करता था, लेकिन बाद में मुझे कुछ रियलाइज हुआ कि उनके बगैर मार्क्स नहीं आते। ठीक है, तो फिर आखिरी दिनों में मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स करता था, इवन एग्जाम हॉल के बाहर। तो थोड़ी बहुत मैंने एफर्ट पुट करना शुरू कर दी। तो आखिरी दिनों में ये जो 20 मार्क्स है, फॉर इंस्टेंस 20 मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 11 सब्जेक्ट्स, तो ये होंगे 220। तो मैं कोशिश करता था उनमें थोड़ा मार्जिन निकालूं, ताकि अच्छा ग्रुप या लोकेशन मिले, क्योंकि सीएसएस पास करना इज नॉट द ओनली गोल, उसमें अच्छी डिजायर्ड लोकेशन लेना भी मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी। मैं शुरू से सोचता था कि यार तो कुछ मैटर करेगा, तो उसके लिए फिर मैं ऑब्जेक्टिव्स की तरफ जाता था। तो 220 मार्क्स फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, उसमें आप 150 भी कर लें तो मुझे लगता है बहुत बड़ा स्कोर आपका बन जाना है। ऑन अ लाइटर नोट, मैंने तलहा को ऑब्जर्व किया एग्जाम्स के दौरान, यूज्ड टू रिलैक्स इन द टाइम बिटवीन द टू पेपर्स, और उसे कोई टेंशन नहीं होती थी, सुकून से बैठ के रेस्ट कर रहा होता था, खा रहा होता था। लेकिन ये स्ट्रैटेजी सबके लिए एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि तलहा की प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी ऐसी रोबस्ट थी कि उसको जरूरत नहीं थी। हर बंदे का एक्सपीरियंस अलग होता है,
और जो चीजें मैं नोटिस कर रहा हूँ कि एस्पिरेंट्स फॉलो करने की चीजें कोशिश करते हैं, जो क्वालिफाइड या एलोकेटेड कैंडिडेट्स हैं उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं कि हम उनकी स्ट्रैटेजीज फॉलो करें। तो वो चीज भी ठीक नहीं होती। हर इंसान को अपनी नेचुरल स्ट्रैटेजीज, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के अगेंस्ट जो है ना वो ढूंढनी पड़ती है। किसी और की के एक्सपीरियंस को या स्ट्रैटेजी को आप अपने पास नहीं रख सकते, आप नहीं चला सकते। उस पे ये है कि आप खुद को भी खो देंगे रास्ते में चल के, और जर्नी भी चली जाएगी और डेस्टिनेशन भी चली जाएगी। तो ये मैं एडवाइस करना चाहूंगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आई थिंक तीनों जो बैठे हुए हैं वो करंट अफेयर पाक अफेयर के टॉपर्स बैठे हुए हैं। सर करंट अफेयर पाक अफेयर्स में क्या फर्क है? क्या कैसे करें तैयारी इसमें? ये जो आप लोगों ने इनफैक्ट साहब ने 70-70 75-75 नंबर लिए हुए, सर कैसे लिए? क्या क्या करते क्या पेपर में आप? डॉक्टर साहब मैं आऊँ, आप आएंगे? सर अरसलान। अच्छा, छोटा सा डिफरेंस बता। वैसे तो सब्जेक्ट्स ओवरलैपिंग है, दोनों के टॉपिक्स भी ओवरलैपिंग है। आप असलान, नाम सॉरी से टू कट देखें। यू, प्री पार्टीशन को भी डिस्कस करना है पाक अफेयर में। स्टूडेंट्स आर वेरी कंसर्न अबाउट इट। एग्जैक्टली अच्छा, पहले प्री पार्टीशन पे आता हूँ। देखिए, प्री पार्टीशन सब करके आते हैं, उस पर एक क्वेश्चन आता है, वो फिक्स्ड होता है, वो सबको आता है। लेकिन आपने इम्पैक्ट क्रिएट करना होता है, तो आपने उसमें एडिशनल वैल्यूज डालनी होती है। मतलब सर सैयद अहमद खान को सब डिस्कस कर रहे हैं, सबको पता है इसकी बुक्स ये हैं, इसने ये काम किया है, बट हाउ योर लैंग्वेज, हाउ योर नॉलेज मेक्स अ डिफरेंस। फॉर इंस्टेंस, वो एक कहते हैं ना कि मेकिंग ऑफ पाकिस्तान में a strong political movement begins on where a strong educational environment is erected। ठीक, इस तरह के वर्ड्स जब आप डालते हैं ना, तो एग्जामिनर पे इम्पैक्ट क्रिएट होगा। अब सब कहेंगे कि पॉलिटिक्स, अलुफनेस फ्रॉम पॉलिटिक्स, एजुकेशन, या इस पे सर सैयद अहमद खान ने काम किया। बट व्हेन आई मेक अ रेफरेंस आउट ऑफ मेकिंग ऑफ पाकिस्तान बाय के के अजीज, तो वो उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं प्री पार्टीशन से, और उनका फायदा ये होता है वो आपका टाइम सेव करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको आते हैं, आप ब्रेनस्टॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट उस पर लिखना शुरू कर देते हैं। दूसरी बात, पाक अफेयर और करंट अफेयर में डिफरेंस क्या है? अच्छा, अगर वर्ड वाइज डिफरेंस देखें तो पाक अफेयर पाकिस्तान सेंट्रिक, आपने पाकिस्तान की लेंस से चीजों को देखना है। ठीक है, तो मैं उसमें ये डिफरेंस निकालता था। करंट अफेयर को मैं जनरली भी एक्सप्लेन करता था, फिर पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव उसमें भी ले आता था, क्योंकि स्टेट नैरेटिव बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं दोनों में लेके चलता था, तो इसलिए मैं समझता हूँ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ ये डिफरेंस है कि पाक अफेयर में पाकिस्तान के इश्यूज ज्यादा आते हैं, करंट अफेयर में जनरल भी आ सकते हैं, जो कि इंटरनेशनल है। इंटरनेशनली क्या क्या हो रहा है और पाकिस्तान के करंट रेलेवेंट इश्यूज क्या हैं। तो ये डिफरेंस जो मेन मुझे ऑन द सरफेस नजर आता है वो ये है। डॉक्टर साहब आप? मैं सेकंड करना चाहूंगा अरसलान भाई की बात को। और पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में मैंने जो चीजें ऑब्जर्व की हैं, जो अभी हम पेपर्स देख रहे थे लोगों के, उसमें से एक चीज लोगों को समझ नहीं आती कि पाकिस्तान और करंट अफेयर में बेसिक डिफरेंस क्या है। पाकिस्तान अफेयर्स इज समवॉट रिलेटेड टू द हिस्ट्री, जिसमें प्री पार्टीशन हिस्ट्री भी आती है, सारी चीजें शामिल होती हैं। और जब पाकिस्तान अफेयर में कोई क्वेश्चन आता है कि एजुकेशन के इश्यूज बताएं पाकिस्तान के अंदर क्या इश्यूज हैं, तो लोग लिखना शुरू कर देते हैं डायरेक्टली जो अभी इश्यूज परसिस्ट कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है। हमने पाकिस्तान के अफेयर्स में एक बैकग्राउंड मेंशन करना होता है। वो पाकिस्तान की एजुकेशनल हिस्ट्री जाती है 1860s में, जब हमारे पास अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट हुई और बाकी रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट हुई, तो हमने उनका भी बैकग्राउंड देना होता है कि डिवीजन कहाँ पे एग्जिस्ट करती थी एजुकेशन के अंदर। जो डिफरेंट हमारे पास पार्ट्स हैं एजुकेशन के, जैसे हमारी मॉडर्न एजुकेशन हो गई, रिलीजियस हो गई, गवर्नमेंट, प्राइवेट, ये जो डिस्टिंक्शंस थी ये हिस्ट्री में स्टार्ट हो गई थी। उसकी वजह से जो डिवीजन्स आई हैं आज सोसाइटी में, जो इश्यू चल रहे हैं, तो हम पास्ट को मेंशन करते हुए आज वाले इश्यूज को कनेक्ट करेंगे उनसे। तो ये पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर का बेसिक डिफरेंस हो गया कि करंट अफेयर हिस्ट्री डिमांड नहीं करता आपसे। करंट अफेयर कभी ये नहीं कहता कि मुझे हिस्टोरिकल फैक्ट्स दो आप, लेकिन पाकिस्तान अफेयर्स में आप हिस्टोरिकल फैक्ट्स देंगे, हिस्टोरिकल कोट्स देंगे, और करंट अफेयर में आप मेंशन करेंगे जो अभी चीजें चल रही हैं, जो हमारे पास स्टैट्स हैं। बेसिकली करंट अफेयर फोकसेस ऑन स्टैट्स, जो अभी हमारे पास स्टैट्स आ रहे हैं चीजों के, कि जीडीपी कितनी है और ये चीजें कितनी हैं। तो करंट अफेयर इन चीजों पे ज्यादा फोकस करता है, और पाकिस्तान अफेयर हिस्ट्री को मिला के चलना होता है आपने पाकिस्तान अफेयर्स के साथ। तो ये बेसिक डिफरेंस दोनों के अंदर मौजूद है। तला, अब आप बता दीजिए प्लीज।
सर बिल्कुल, आई कंप्लीटली एग्री विद बोथ ऑफ यू। आप लोगों ने करंट अफेयर पाक अफेयर्स का जो डिफरेंस बताया, दैट इज इट। आई थिंक इट्स वेल एक्सप्लेनेटरी। करंट अफेयर में सिर्फ आपने थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करना होता है कि दैट यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक ऑन द कंटेम्पररी इश्यूज। आपने कंटेम्पररी चीजों को डिस्कस करना है रादर देन गोइंग इनटू द डिटेल। फॉर एग्जांपल, अगर एक क्वेश्चन आया है कश्मीर इशू के ऊपर इन पाक अफेयर एंड द सेम क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड इन करंट अफेयर, तो थोड़ा सा डिफरेंस जो होगा दैट वुड बी कि पाक अफेयर में उस करंट क्वेश्चन को करते हुए आप हिस्ट्री को पर्सपेक्टिव में रखेंगे, हिस्ट्री को मेंशन करेंगे, हिस्ट्री की चीजें बताएंगे, एग्जांपल्स हिस्ट्री से देंगे। बट जब वो क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन करंट अफेयर में आ जाएगा, तो आप उसकी कंटेम्पररी चीजों को डिस्कस करेंगे। आप बताएंगे अभी क्या हो रहा है, क्या मसले हैं, क्या सोल्यूशन है। सो आपने करंट अफेयर और मैंने आई नेवर डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस डिफरेंशिएटेड बिटवीन करंट अफेयर एंड पाक अफेयर। मेरी इकट्ठी तैयारी में इनफैक्ट आज के दिन तक मेरा फोल्डर इनका सेम ही है। करंट अफेयर और पाक अफेयर का मेरा कभी सेपरेट फोल्डर बना ही नहीं है। हाँ, जो प्री पार्टीशन का पोर्शन था उसको मैंने एक दफा सेपरेटली कवर कर लिया था। मूवमेंट्स कवर कर ली थी, मूवमेंट के बाद आपके पर्सनैलिटीज कवर कर ली थी, एजुकेशनल रिफॉर्म, वो सारी चीजें मैंने कवर करके आई मूव टुवर्ड्स करंट अफेयर एंड पाक अफेयर एज अ सिंगल सब्जेक्ट। और उसमें मैं मेक श्योर करता था कि मैं उसकी हिस्ट्री को भी देख लूं और उसको मैं कंटेम्पररी टाइम्स में भी देख लूं। ये एक डिफरेंस होता था। दूसरा, जब मैं पेपर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगता था, अगर पाक अफेयर में मैं कर रहा होता था तो उसका मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्रिएट करता था। अगर करंट अफेयर में मैं कर रहा होता था तो उसको एंड पे मैं क्रिटिकल एनालिसिस क्रिएट कर देता था, एंड पे स्वॉट एनालिसिस कर दिया, कुछ भी कर दिया, जस्ट टू डिफरेंशिएट कि दिस इज पाक अफेयर एंड दिस इज करंट अफेयर। बाकी आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दी। सर नेक्स्ट, ये आई थिंक ये भी बड़ा एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, कितना टाइम चाहिए होता है सर? 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 10 साल, कितना टाइम चाहिए होता है सीएसएस के लिए? सर सब्जेक्टिव है अगेन, किसी की बेस कितनी स्ट्रांग है और कौन नया स्टार्ट ले रहा है, तो सब हर किसी का अलग है, ठीक है। लेकिन ये कि टाइम टेकिंग जर्नी है, कुछ भी आ सकता है आगे, ठीक है। एवरेज कैंडिडेट्स के लिए कहूंगा कि 1.5-2 साल की जर्नी है, ठीक है। तो एक जनरलाइजेशन नहीं हो सकती, बट आई थिंक डिफरेंट है। डॉक्टर साहब, योर टेक। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सेकंड करूंगा अरसलान भाई की ओपिनियन को कि ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। ये चीज के एक पर्सन वाली चीज दूसरे पे अप्लाई नहीं की जा सकती। हर इंसान को देखना चाहिए उसकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं, और ज्यादा वीकनेसेस को देखना चाहिए और उसके हिसाब से ही अपना दौरानिया सेट करना चाहिए कि मैंने कितने अरसे में करना है। तो मेरे ख्याल से ऑन ग्राउंड सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए ही इंसान को जाना चाहिए और रियलिटीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए कि मैंने 3 महीने में करना है, अगर ना हो पा रहा हो तो। ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, हर बंदे के लिए सेम नहीं होता ये। जिसकी एक बेस बनी हुई है पहले से, उनके लिए कम टाइम लगता है, और जो इंसान न्यू है, सोशल सब्जेक्ट्स वगैरह और इंग्लिश वगैरह थोड़ी वीक है, तो डेफिनेटली असलान भाई जैसे कह रहे थे 1.5 से 2 साल का अरसा तो लग ही जाता है इसमें। जी बिल्कुल। अच्छा स्टूडेंट, आप लोग कमेंट्स में क्वेश्चन करना शुरू कर दें ताकि हम क्वेश्चंस को भी एड्रेस कर दें। कराए कि इंजीनियर जी और डॉक्टर को कितना टाइम लग सकता है? सर, इट टुक मी 1 ईयर। आपको इट टुक यू 2 इयर्स, डॉक्टर साहब यू इट टुक यू 3 इयर्स। सो इट इज वेरी यस, सब्जेक्टिव अगेन। हम्म आई थिंक 1 ईयर इज रिक्वायर्ड एटलीस्ट फॉर सीएसएस। 1 साल तो आपको अच्छे तरीके से बैठ के तैयारी करनी चाहिए। अगेन ये मैं चीज कॉन्टिन्यूसली कह रहा हूँ कि शॉर्टकट्स नहीं होते लाइफ में। एटलीस्ट सीएसएस में तो मेरे आपको ख्याल शॉर्टकट्स करके से, अपनी। सॉरी ताला मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा। इसमें 3 चीजें मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है बहुत। पहली चीज तो ये है कि इंसान को अपनी एबिलिटीज का पता होना चाहिए, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का। जो दूसरी चीज है वो राइट गाइडेंस है कि वो डायरेक्ट करती है इंसान को। और तीसरी चीज ये है कि इंसान के अंदर जो शॉर्ट कमिंग्स आ रही हैं ड्यूरिंग द जर्नी, वो कितनी जल्दी उनको कवर करता है। तो मेरे ख्याल से ये ड्यूरेशन वाला मसला ये 3 चीजें हल कर देती हैं। बिल्कुल ठीक है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि इन 90 डेज में क्या किया जाए। अगेन ये जो हम लोग का मेन एजेंडा है, 90 डेज में अब क्या करना चाहिए। वन बाय वन अपनी अपनी सजेशन दे दें। अर्शनान, आपसे स्टार्ट करते हैं एक कि 90 एक डेज में क्या चीज करें। इंश्योर करें, इस 90 डेज में आपको फील होगा आपको कुछ नहीं आता, आप कुछ रिटेन नहीं कर पा रहे, ठीक है। आप जितना भी पढ़ रहे हैं वो सारा भाग रहे हैं आपसे, ठीक है। तो ये सबके साथ कॉमन इश्यूज थे, आई होप आप दोनों के साथ भी थे, क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज है जो आपको नजर आ रहा है कि आप गेन नहीं कर रहे, लेकिन वो इनडायरेक्टली आपकी पैसिव मेमोरी में जा रहा है। तो इस चीज से आप लोगों ने परेशान नहीं होना।
दूसरी बात 90 डेज में एक यही कि परेशान नहीं होना, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आपने रिटर्न की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है और अपने आप को आप एटलीस्ट अपनी इंग्लिश को परफेक्ट बना देना है इन टर्म्स ऑफ फ्लो, कि एक फ्लो नजर आए आपकी राइटिंग में। क्योंकि आप अगर ब्रोकन सेंटेंसेस लिखेंगे या आपके आइडिया में कोहेरेंस नहीं होगी, वो एग्जामिनर को 1-2 सेकंड में एक दो सेंटेंस ही पढ़ के पता लग जाता है कि नॉट फिट फॉर द स्टेट पेपर, फॉर द स्टेट एग्जाम। तो आपने रिटर्न की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, रिवीजन करनी है, साथ में अपने ये 3 माह, फॉर इंस्टेंस आप रेस के बारे में, एक रेस है, मैराथन भागने जा रहे हैं, आप रेस के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, कितने किलोमीटर की रेस है, इसमें ये करना है, ये करना है, लेकिन आप भाग नहीं रहे, अपने मसल्स को ट्रेन नहीं कर रहे। उन मसल्स में आपकी मेमोरी मसल है, हैंड्स के हैं, फर्दर खुद को ट्रेन करना है 6-6 घंटे बैठ के, क्योंकि दिन में 2 पेपर्स होते हैं CSS के, 3 घंटे सुबह लिखना होता है, 3 शाम। तो उसके लिए अपने आप को अभी से मेंटली रेडी रखना है। तो ये 3 माह ही इम्पोर्टेंट है, और इन 3 माह भी लास्ट मंथ काफी इम्पोर्टेंट होता है, स्पेशली व्हेन यू आर बिल्डिंग योर मसल मेमोरी, ठीक है। तो वो आपने बड़ा जरूरी करना होता है। बाकी पास्ट पेपर्स, मुझे लगता है कि पास्ट पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक पैटर्न बताते हैं कि किस पैटर्न में पेपर्स आते रहे हैं और इस साल क्या है। कभी भी आपने एक स्पेसिफिक क्वेश्चन, कभी भी 1-2 पेपर्स की बात नहीं कर रहा, कुछ में हो सकता होगा, लेकिन प्रॉपरली रिपीट नहीं होता। पिछले साल के ईयर्स के होते हैं, पिछले और जो रिसेंट ईयर गुजरा है उसके रिपीट नहीं होते एग्जैक्टली। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, तो उनको आप ओमिट भी कर सकते हैं कुछ क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आपने अंदाजे लगाने, एक स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि अभी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ना बुक्स पढ़ सकते ना कुछ। तो आपने इम्प्रोवाइजेशन करनी है in terms of your flow, in terms of retaining things, in terms of चीज़ें एग्जाम हॉल में बगैर सोचे, बगैर ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्म कर किए खुद आती जाए। तो उसके लिए आपने अपने आप को रेडी रखना है। तो शुरू में हम जब आए थे, कुछ लोग हमें कहते थे कि शुरू का आधा घंटा आप ब्रेनस्टॉर्म करें एग्जाम हॉल में, फिर लिखना शुरू कर दें। अगर मैं आधा घंटा ब्रेनस्टॉर्म करूंगा तो मैं एग्जाम हॉल में लिखूंगा क्या? तो इस बार मुझे जरूरत नहीं पड़ती थी, मैंने इतना ऑलरेडी एग्जाम हॉल से पहले तैयार कर लिया था कि मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ता, मुझे खुद पता चलता था कि इसमें ये हेडिंग आनी है। तो आप एक्सपेरिमेंटेशन की जगह बाहर रखें, एग्जाम से हॉल से बाहर, एग्जाम हॉल में जाके लिख के आए, और वो आपको इतने आइडियाज आपके रेडी हों कि आप क्वेश्चन देके आपको पता है कि इस डायरेक्शन में मैंने लेके जाना है इसको। तो दिस इज माई टेक, आपने ये करना है लास्ट 3 मंथ्स में। यस डॉक्टर। ओके, अरसलान भाई ने ज्यादातर चीजें तो एड्रेस कर दी हैं, और इस टाइम पे सोच रहे होते हैं सारे कैंडिडेट्स के हमें कुछ नहीं आता या हमने बहुत पढ़ लिया है। 2 कैटेगरीज होती हैं इस टाइम। तो दोनों चीजों से बचने के लिए एक ही हल है कि आप लिखने के लिए बैठ जाएं, रिवाइज करें और लिखने के लिए बैठ जाएं। 3 महीनों का 90 डेज का स्केप यही है कि आप खुद को लिखने में बिजी करें, लेकिन उसमें कुछ चीजों का ख्याल रखना है। एक तो ज्यादा से ज्यादा मॉक्स देने हैं, नए मॉक्स देने हैं, नए क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं आपने, पास्ट पेपर्स के साथ नए क्वेश्चंस भी, ताकि आप अपने आप को नए आने वाले क्वेश्चंस के लिए तैयार करें। वो अनएक्सपेक्टेड हैं, आपको वो सरप्राइज ना करें, आपको आदत हो जाए नई चीजों को अटेम्प्ट करने की, नई चीजों को फेस करने की। उसके अलावा अपने पेपर में एक बैलेंस लेके आए कि एग्जामिनर अगर 3 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन पूछ रहा है तो तीनों पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन को इक्वली आप जो है बैलेंस करके एड्रेस करें। ये ना करें कि 8 पेजेस लिखने हैं तो एक पार्ट को आप 6 पेजेस पे लिख दें और बाकी 2 पार्ट्स एक एक पेजेस पे। तो ये चीज नहीं करनी आपने। इस दौरान के दौरान अपने पेपर को बैलेंस करने की कोशिश करनी है कि एक क्वेश्चन का जवाब हमने कैसे एड्रेस करना है, इक्वली इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके इक्वली कैसे बैलेंस करना है। तो ये वो दिन है जिनके अंदर इन चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। रेलिवेंट रहना और पेपर के अंदर एक बैलेंस क्रिएट करना इज वेरी नेसेसरी इन दीज डेज। तो मेरा तो ये पर्सपेक्टिव है 90 डेज को लेके, जो मैंने खुद भी फॉलो किया था, और बाकी लोगों को भी मैं यही एडवाइस करूंगा कि आप यही चीजें फॉलो करें। बाकी तलहा भाई की राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है, स्पेशली इन लास्ट 90 डेज। तो तलहा भाई बताएंगे इस हवाले से कुछ? अच्छा, मैं लास्ट 90 डेज का ना थोड़ा सा फ्रेमवर्क देता हूँ स्टूडेंट्स को कि किस तरह वो अपनी चीजों को अभी कुछ मेजोरिटी कैंडिडेट्स ऐसे ही होंगे जिनका एक आधा सब्जेक्ट रहता होगा, चीजें थोड़ी सी क्लोज करने वाली रहती होंगी। सो फॉर देम मेरी रिकमेंडेशन वुड बी
कि आपके पास जो नवंबर के नेक्स्ट 20 डेज रह गए, इनमें आप लोगों ने सबसे पहले तो मेक श्योर कि आप वीक में 3 से 4 मॉक्स लिख लो। व्हेन आई एम सेइंग मॉक, इसका मतलब है कि 4 पूरे सवाल, एक पूरा पेपर 3 घंटे का। आप ये एक मॉक डेली, जिसकी हिम्मत हो वो करे, जिसकी नहीं है वो एटलीस्ट 3 से 4 मॉक लिखे। उन 4 मॉक्स में से एक ऐसे और एक प्रेसी का होना चाहिए। 1 ऐसे 1 प्रेसी पर वीक एटलीस्ट नवंबर में, ठीक है, नेक्स्ट 20 डेज में। और इसके पैरेलल में आपने करना ये है कि एज सून एज पॉसिबल नवंबर को कंप्लीटली यूटिलाइज करके आप अपने सब्जेक्ट्स कंप्लीट करें। इसको आपने दिसंबर और जनवरी में नहीं लेके जाना, ठीक है। वंस आपके नवंबर के एंड तक या इवन फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक आपकी ये चीजें क्लोज हो जाती हैं कि आपके सब्जेक्ट्स कवर्ड है, आपके नोट्स कंप्लीट है, आपने रिवीजन कर ली है, देन इन द लास्ट 2 मंथ्स मेरी आपको पर्सनल रिकमेंडेशन ये होगी कि आपने उन 2 मंथ्स को एक एक मंथ पे डिवाइड करना है। कैसे? एक मंथ में आपने देखे 10 सब्जेक्ट्स होते हैं आपके पास, और 10 सब्जेक्ट्स का मतलब है कि 10 into 3 30 डेज, आपके पास 30 डेज बनते हैं। बाकी ऐसे और प्रेसी को हम पैरेलल चलाया करेंगे, ठीक है। उन एक मंथ में आपने हर सब्जेक्ट के 3-3 मॉक लिखने, हर सब्जेक्ट के 3-3 मॉक लिखने, ठीक है। और उनमें से आपने मेक श्योर करना है कि ऐसे और प्रेसी एक वीक में एटलीस्ट 2 हो, एटलीस्ट 2 ऐसे और 2 प्रेसी, या फिर 2 ऐसे 1 प्रेसी, एटलीस्ट इतने हो टेस्ट आपके पर वीक। 30 मॉक्स प्लस आप बाकी हर सब्जेक्ट को 3 दिन पे डिवाइड करना है कि आपने 3 दिन में रिवीजन करनी है। सिमिलर रिवीजन आपने दिसंबर में करनी है, सिमिलर रिवीजन आपने जनवरी में करनी है। वो 3 टेस्ट आप कैसे क्या किया करेंगे? एक दफा टेस्ट आप हाफ बुक लिखें, अगली दफा टेस्ट आप दूसरा हाफ बुक लिखें, और तीसरा टेस्ट आप फुल मॉक लिखें, ठीक है। सेम एक्टिविटी आप दिसंबर में करें, सेम एक्टिविटी आप जनवरी में करें, ठीक है। और 4 फरवरी को आप लोगों का पेपर है। सो इस तरह अपने नेक्स्ट 90 डेज को डिवाइड करें कि 20 दिनों में आप एटलीस्ट वीक में 4 मॉक्स लिखें, पैरेलल में आप अपने सब्जेक्ट्स क्लोज करें, रिवीजन क्लोज करें, चीजों को एक दफा कंप्लीट करें, कुछ छूट ना जाए, ठीक है। और लास्ट 2 मंथ में आप 2 दफा कंप्लीट रिवीजन विद राइटिंग, ये आपने आखिरी 60 डेज में 2 दफा करनी है, हर सब्जेक्ट की 3-3 गो करनी है। सो इफ यू आर डूइंग इट, सो ट्रस्ट मी, चांसेस आर वेरी हाई कि आप लोग की तैयारी कंप्लीट ना होने के बावजूद आप लोग पास कर देंगे। सो दिस इज स्ट्रेटजी फ्रॉम माय साइड। सर नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है सर, इस्लामियात 2025 के बाद हमने देखा है कि इस्लामियात थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बन गया। सो क्विकली इस्लामियात पे आप क्या स्ट्रेटजी देंगे? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। मेरी स्ट्रेटजी तो ये थी कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो, क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड्स इस्लामियात के थोड़े चेंज हो रहे हैं। पहले एग्जामिनर आपके ट्रेडिशनल क्वेश्चंस उठा के दे देता था, ठीक है, जिसमें आपके पिलर्स हुए और बिलीफ्स हुए, बेसिक बिलीफ्स हुए, ह्यूमन राइट्स हुआ, वो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस हमेशा आते थे। अब वो कॉन्टेक्स्ट चेंज कर रहा है। फॉर इंस्टेंस सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैसे सोसाइटी में चेंज ले आ सकती, ठीक है। तो इसी तरह वो थोड़ी बहुत कंसेप्चुअल साइड पे आया, तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ इस्लामियात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी बड़ी इस्लामियात के लिए इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और मैंने नोट की, आई स्कोर्ड 66 इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट, और स्पेशल सीएसएस में मेरे 67 थे। इस बार मेरे 53 आए। तो जिस साल मेरी एक ऑब्जर्वेंस है, गलत भी हो सकती है, जिस साल इस्लामियात हिट होना होता है, जो हिटिंग ट्रेंड चल रहा होता है, अगर आप आयत ना लिखें तो आपका स्कोर कम आ सकता है, ठीक है। अब मैं ट्रांसलेशंस लिखता था, मैं आयतें इसलिए नहीं लिखता था, मैंने कहा गलती हो सकती है, या उसमें लिखते हुए टाइम इतना मेरा चला जाता था शुरू में जब प्रैक्टिस करते वक्त। मैंने कहा यार मेरे 5-5 मिनट अगर चले भी जाएं, अगर एक एक आयत लिखते वक्त, तो या 3-3 मिनट, तो मेरे 20 मिनट्स का डिफरेंस आ जाए, तो मैंने लिखना बंद कर दी, मैं नहीं लिखता था फिर, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द स्मॉल वंस। लेकिन फिर इस बार मुझे शायद ये मैंने डिड्यूस किया कि हो सकता है कि जिस साल इस्लामियात हिट होना होता है, तो जो आयतें ना लिखें अरबिक में, तो वो उसका स्कोर भी कम आ सकता है, वो फेल भी हो सकता है। तो मैंने एक चीज़ डिड्यूस की है, और स्ट्रेटेजी यही है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी, आयतें, साथ में एप्लीकेबिलिटी ऑफ इस्लामियात काफ़ी इम्पोर्टेंट है इन टर्म्स में। जी डॉक्टर साहब। सर मैं सेकंड करता हूँ आपको कि पैटर्न चेंज हो रहा है इस्लामिक स्टडीज का, पेपर्स का पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं। एग्जामिनर अब वो कन्वेंशनल क्वेश्चंस नहीं कर रहा, वो
एनालिटिक्स में जा रहा है, एनालिटिकल क्वेश्चंस लेकिन की तरफ जा रहा है। तो उसमें ये है कि जो कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं, जो मैंने भी फॉलो किए थे, उसमें अरेबिक आयात तो याद करनी है, उसके करनी साथ आप अहदीस भी करें। अगर आप एक क्वेश्चन के आंसर में बैलेंस लेके आना चाहते हैं तो आयात के साथ हाँ अहदीस भी बहुत करें। दोनों के रेफरेंसेस जो है बिल्कुल। ना वो होने चाहिए आपके पास। और एनालिटिकल क्वेश्चंस में अगर एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक के साथ लिंक किया गया है, तो मेरी ये अप्रोच होती थी कि कहीं पे मैंने कोई 70-80 आयात की हुई हैं, तो अक्सर मैं आयात को याद करके आंसर किया करता था चीजें, रादर देन कि मैं आंसर के अंदर आयात को याद करूं। मुझे आयात से याद आती थी, तो मैं कहता था कि मैं वो पॉइंट अब लिख सकता हूं क्योंकि मुझे उसकी आयत आती है या उसकी हदीस आती है। तो गुड। इसी तरह से करना है, आयतें याद करनी है, अहदीस याद करनी है। और क्योंकि हमारे पास एक आंसर में बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, तो हम ये कोशिश करेंगे कि जो आयत या अहदीस आती है हम वही पॉइंट मेंशन करें वहां पे। तो मेरी थोड़ी सी इस तरह की थी रूटीन, मैंने ये फॉलो की। और दूसरा, जो बुक्स चल रही हैं मार्केट में और जो पहले से चल रही हैं, एग्जामिनर ने अब उस पैटर्न को जो है वो नोटिस कर लिया है। तो वो अब क्वेश्चंस को थोड़ा सा जो है पूछता वो वही चीज है, लेकिन किसी और चीज से लिंक करके पूछता है कि एनालिटिकल एबिलिटी है बच्चे के अंदर कि वो उस चीज तक पहुंच सके, उसको डिकोड कर सके। बाकी आयास और अहादीस वही 70 to 80 ही करनी है सारे पेपर के लिए, वही ही रिपीट होनी है। तो क्योंकि उसके इस्लामिक स्टडीज के पोर्शन बने हुए हैं 3 से 4, और एक पोर्शन की आयास सेम ही होती हैं, और एक पोर्शन में से एक ही क्वेश्चन आना होता है। तो इस हवाले से मुझे लगता है आयात और अहदीस, अरेबिक भी मैं लिखता था, उसमें मैंने बहुत मेहनत की कि गलती ना हो कहीं पे, और मुझे मेरे 63 मार्क्स आए उसमें। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन चीजों का रोल है कि आयात और अहदीस दोनों को मेंशन करके क्वेश्चन को एड्रेस करना, वो एक आपको ज्यादा फ्रूटफुल जो है ना रिजल्ट दे जाता है। ओवर टू यू तथा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, प्रिसाइजली व्हाट यू हैव डन मेरा एग्जैक्टली वही बिल्कुल पैटर्न था कि मैंने एक बुक बना ली थी, एक बंडल बना लिया था जिसमें मेरे पास 80 90 100 तकरीबन आयात थी, काफी आयात थी, अहादीस थी, उनको मैं रिवाइज करता रहता था। और सी एग्जामिनर ने इस्लामियत मुश्किल नहीं की, एग्जामिनर ने इस्लामियत एनालिटिकल कर दिया। पहले वो आपसे पूछता था ज़कात पे एक नोट लिखे, अब वो आपसे पूछ रहा है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ का इस्लाम में क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरह इसको टैकल किया जा सकता है, क्या मसले आ रहे हैं इससे। तो एग्जामिनर ने इस्लामियात को एनालिटिकल कर दिया। इसका मतलब ये है कि आपने जो ज़कात पढ़ा हुआ है उसका आंसर आपने ज़कात एज इट इज लिखना नहीं है, आपने उसको अप्लाई करना है कि क्या मसले आ रहे हैं क्या मसले नहीं है। सो अगेन डॉक्टर साहब, आप वाली स्ट्रेटजी थी एग्जैक्टली कि मैंने आयात अहदीस और एक एक एक्स्ट्रा माइल मैंने कवर किया होता इसमें। और वो था कि मैंने कुछ जो हमारी रेफरेंस बुक्स है ना उनके नाम और उनमें से कुछ लाइंस उठाई हुई थी, कुछ फेमस जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इस तरह के लोगों की मैंने कोटेशन संभाल के रखी हुई थी जो कि मैं मेंशन करता था। तो आपने ये चीज, छोटी सी चीज अंडरस्टैंड करनी है कि आप एग्जामिनर आपको कह रहा है कि आप पेपर में बैठ के आंसर दें, ना कि आप जो घर से तैयार करके आए हैं वो लिख लें। सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस थिंग कि आपने इसको अप्लाई करना है रादर देन कि आपने क्रैम्ड जो चीजें हैं उसको रिप्रोड्यूस करना है। बिल्कुल ठीक है सर। आगे असलान साहब, आप से लोग कह रहे हैं कि प्लीज एड्रेस द पीपल ऑफ बलोचिस्तान क्विकली। आप जरा एड्रेस कर दें हमारे बलोचिस्तान के सब बहन भाइयों को कि उन्होंने उनको तैयारी के लिए जो मुश्किलात आ रही है वो क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखें कि बलूचिस्तान वाले पढ़ते बहुत हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, और इवन फिलोसफिकल टच देते हैं हर चीज को। वो क्योंकि अक्सर आपने देखे होंगे फिलोसफर्स भी हैं उनमें बहुत ज्यादा वो थीरीज में या फिलोसफीज में घुस जाते हैं। तो एक चीज उनमें जो मैंने नोटिस किया कि वो कम है, वो राइटिंग की प्रैक्टिस है। वो लिखते बहुत कम है, बहुत कम लिखते हैं, क्योंकि उनका मेन फोकस पढ़ाई पे होता है और पढ़ाई से सिर्फ नहीं होता। तो एक तो चीज़ यही है कि बलूचिस्तान वाले जितने भी हैं जो लाइब्रेरीज में बैठे हुए थे लाहौर में या इवन कोयटा में भी जहाँ पे मैं पढ़ा रहा था, तो उनमें ये लिखने का दूसरा ट्रू गाइडेंस, ट्राई टू सीक गाइडेंस, और सीधे डायरेक्शन को अपनी ज़्यादा देके आपने सब कुछ नहीं पढ़ना होता, अपनी स्मार्ट वर्क कुछ करनी होती है कि एग्ज़ाम पैटर्न को लेके चीज़ें लेके चलनी होती है। अगर आप अपने पैटर्न्स पे चलेंगे, आप एक अच्छे फिलोसफर या एक अच्छे रीडर तो बन जाएंगे, लेकिन सीएसएस इज मोर अबाउट स्ट्रेटेजी। आपने देखा होगा, मेरे साथ एक पर्सनली एक बंदा था, ही वॉज क्वाइट कॉम्पिटेंट। वो शायद यूके से पढ़ा हुआ था,
और सब कुछ उसका ओके था, लेकिन ही फेल्ड इज 3 अटेम्प्ट्स। तो एक चीज ये है कि स्ट्रेटजी मैटर्स अ लॉट। सीएसएस इज अ स्ट्रेटजी, गेम ऑफ स्ट्रेटजी। नॉलेज तो है ही है, लेकिन अगर उस स्ट्रेटजी पे नहीं चलेंगे यू विल फेल इट। ठीक है, तो स्ट्रेटजी में यही है कि आपका टाइम मैनेजमेंट, आपका माइंड सेट, आप एप्लीकेबल सीएसएस के टर्म्स में, जैसे मैंने कहा, स्टेट नैरेटिव लेके चलना होता है, हर थ्योरी में उसका लेंस लेके चलना होता है। और इस इवन इंटरव्यू तक आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस फेस करते हैं इंटरव्यूज में कि वो मीन्स योर स्ट्रेटजी इवन डिफाइंस यू देयर, कि आपने कैसे चीज़ों को आप लेके चले हैं। और आपका एक नैरेटिव बनना चाहिए, और उस नैरेटिव में नजर आए एग्जाम का नैरेटिव हो, साथ में पाकिस्तान का नैरेटिव हो। तो मैं बिल्कुल कहता हूँ स्ट्रेटजीज पे काम करें, पढ़े भी, साथ में स्ट्रेटजीज भी देखें, और रेलिवेंट रहें, इरेलीवेंट ना पढ़े। बिल्कुल एक ठीक है आइडियोलॉजिकल जी सर। इंक्लिनेशन मैं देखता हूँ कहीं कहीं पे, तो वो भी नजर आती है मुझे। तो सॉर्ट ऑफ एक बैलेंस लेके करना पड़ता है। तो आई थिंक बलूचिस्तान वालों के दैट वुड बी माय सजेशन। जी सर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक ने पूछा हुआ है कि केस इन पॉइंट्स लिखने चाहिए ऐसे में, तो आई यूज टू राइट। आप लोग क्विकली बता दें, आप लोग केस इन पॉइंट्स लिखते थे? जी, मैं लिखता था, जहाँ पे जरूरत पड़ती थी तो लिखता था, जहाँ पे नहीं पड़ती थी नहीं लिखता था। मीन्स डॉक्टर साहब आप आप? यूज देता पास है तो वेल एंड गुड। मैं नहीं लिखता था केस इन पॉइंट, और रादर मैंने आर्गुमेंटेशन स्ट्रॉन्ग करने पे फोकस किया था कि मेरा आर्गुमेंट इतना स्ट्रॉन्ग और क्लियर हो कि एग्जामिनर को जरूरत ना पड़े आउटलाइन के अंदर केस इन पॉइंट देखने की। तो मेरा ये फोकस था। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। सो इट इज सब्जेक्टिव। दो लोग लिखते थे, एक बिल्कुल नहीं लिखते थे। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी अप्लाइड मैथ्स। नन ऑफ अस अप्लाइड मैथ्स किसी की नहीं है हम तीनों में से, सो कांट से एनीथिंग ऑन इट। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन एनीथिंग। अच्छा, लास्ट 3 मंथ्स स्ट्रेटजी वी हैव डिस्कस्ड इट। अच्छा, एक हम आई थिंक ये हमारा लास्ट मेजर पॉइंट होगा डिस्कशन। उसके अलावा जो क्वेश्चन है हम उसको क्विकली एड्रेस कर लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं। मुझे आप लोग बताएं कि सर आप लोग ने इतने ज्यादा रिटर्न का स्कोर कैसे लिया, और इतनी कंसेक्यूटिव टाइम्स आप लोग रिटर्न का स्कोर क्या ले रहे हैं? व्हाट आर द पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स? एक एक करके करें, आप अपनी करें फिर मैं शेयर करता हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पेपर में ऐसा क्या करना है कि एग्जामिनर को आपका पेपर पसंद आए और वो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दे। अच्छा, एक 3 बातें कहूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। एक तो ये है कि जो चीज आपसे पूछी गई है, रिमेन ऑनेस्ट एंड ट्रू टू दैट। ठीक है, अभी लोगों से पूछा कुछ और जा रहा है, वो बात कुछ और कर रहे होते हैं, लिखते लिखते कहीं और पहुंच जाते हैं। ठीक है। दूसरी बात, आपकी ग्रामर के इश्यूज हैं अगर, तो वो आपकी हेडिंग्स में, वो आपकी राइटिंग में नजर आ जाते हैं, तो एग्जामिनर आपको कम स्कोर देगा, ज्यादा नहीं देगा। वो कहता है नॉट फिट। बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में कहीं कहीं पे चल जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको स्कोर नहीं आता। तीसरी चीज है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन डजंट मीन कि खूबसूरत राइटिंग हो सिर्फ, या क्या कहते हैं, आपने एक फूल वगैरह बनाया। प्रेजेंटेशन मीन्स एग्जामिनर को आसान हो आपका पेपर पढ़ना, उसमें आपकी हेडिंग्स क्लियर हो, रेलेवेंट हो, और समझ आती हो। साथ में ये भी प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि वो सरफरुख सुल्तान एक अच्छी बात कहते हैं, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? किसी ने नहीं देखा। तो इतने हजार पेपर में आपका पेपर कैसे डिफरेंट नजर आए, वो बड़ा मैटर करता है। ठीक है, वो सिर्फ इससे नहीं होता कि आपकी राइटिंग पे आ रही है, वो इससे भी होता है कि आप कितने रेलेवेंट है, इतना अच्छा लिखते हैं, और हाउ हॉनेस्ट यू आर टू द क्वेश्चन। लोग क्वेश्चन के साथ हॉनेस्ट नहीं होते, वो बात कुछ और होती है, वो कुछ और लिख के आते हैं। ओवर टू यू सर। सर मेरी स्ट्रैटेजी सबसे जो इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी थी वो थी रेलिवेंसी, कि रेलिवेंट रहे क्वेश्चन के साथ, कॉमन सेंस के साथ जवाब दूं जो उसने पूछा है। उसके अलावा क्वालिटी पे फोकस था मेरा, कि मैंने क्वालिटी मटेरियल ऐड करना है, क्योंकि मोर और लेस एक क्वेश्चन के आंसर में मोस्टली चीजें वही होती हैं जो लिखते हैं लोग, एक ही तरह की चीजें लिखते हैं, लेकिन आपने उसमें क्या एडिशंस करनी है, ऐसी क्वालिटी एडिशंस करनी है एग्जामिनर को आपका पेपर थोड़ा सा डिस्टिंक्ट नजर आए और आपको 2-3 एक्स्ट्रा मार्क्स दे जाए। यही चाहिए होता है, इतना ही चाहिए होता है आपको एक क्वेश्चन के अंदर। जैसे अरसलान भाई कह रहे थे कि ज्यादा फूल बूटे बनाने की जरूरत नहीं, जहां पे लग रहा हो, जहां पे मैप बन रहा हो, जहां पे डायग्राम्स या फ्लो चार्ट बन रहे हो, वहां पे बनाएं।
और जबरदस्ती कोई चीज घुसाने की जरूरत नहीं है, अपनी तरफ से फेक कोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर बहुत एक्सपीरियंस इंसान होता है, उसे पता चल जाता है पहली नजर में कि ये कोट जो है वो ओरिजिनल है या फेक है, तो वो आपको पेनलाइज भी करता है वहां पे। और मेरी यही स्ट्रैटेजी थी सर, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। 8 पेजेस में लिखता था पर क्वेश्चन, और ये वैरी भी करता है, कहीं 9-10 पे भी चला जाता था। अगर एग्जामिनर ने ज्यादा वेरिएबल्स पूछे हैं तो वो मेरा आंसर लंबा हो जाता था थोड़ा सा। अगर कहीं पे एग्जामिनर ने कम वेरिएबल्स पूछे हैं तो वो आंसर 7 पेजेस पे भी आ सकता था। तो यहाँ पे भी थोड़ी सब्जेक्टिविटी एग्जिस्ट करती है आंसर्स के बीच में, लेकिन मेरी कोशिश ये होती थी कि 32 पेजेस मेरे हों, 8 into 4 32। तो मेरी क्वालिटी, रेलिवेंस एंड बैलेंस बिटवीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन, तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी सर। ओवर टू यू तथा। बिल्कुल, मल्टीपल चीजें। आई वुड से कि एग्जामिनर को ना आपका पेपर रीड करने में मसला ना आए। प्रेजेंटेशन आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आपका पेपर नीट होगा तो एग्जामिनर के लिए आसान होगा आपको नंबर देना। फॉर एग्जाम्पल मैं प्रेजेंटेशन के लिए मल्टीपल चीजें करता था। मैंने ब्लैक और ब्लू मार्कर रखा हुआ था। एक ही मार्कर में मेरा ब्लैक और ब्लू दोनों ऑपोजिट साइड्स पे होता था। एक मेरा फाउंटेन पेन था, अच्छा सा चला हुआ। एक नीट पेपर में जरूर देता था। देन जो वो डायग्राम्स और वो कोटेशंस, अगेन फेक कुछ नहीं होता था। मेरी बहुत रेलेवेंट पर्टिनेंट किस्म की कोटेशंस, रेलेवेंट किस्म के मैप्स, मैप्स पे मेरा थोड़ा सा कंट्रोल ज्यादा था। तो मुझे बहुत इजी लगता था। फ्लो चार्ट्स पे मैं पैराग्राफ, लेंथी पैराग्राफ नहीं लिखता था। आई यूज्ड टू गिव इन्फॉर्मेशन इन फ्लो चार्ट्स, मतलब मैं बहुत ही एक सिमेट्रिकल, एक अच्छे फॉर्म में उसको फ्लो चार्ट में आंसर्स देता था। लेंथ मेरी, सिंस मैं थोड़ा सा इन चीजों का यूज ज्यादा करता था, फ्लो चार्ट्स का, मैथ्स का, सो मेरी लेंथ जनरली 10 तक टच कर जाती थी। ठीक है, स्पीड ऑब्वियसली थी, प्रैक्टिस करके स्पीड इतनी ज्यादा हुई भी थी कि 10 शीट्स पे मेरा क्वेश्चन चला जाता था। आई हैव सीन के 6 पेजेस वालों का भी बिल्कुल टॉप होता है, 10 वालों का भी होता है। लेंथ इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती। बट मैटर्स इज कि आप क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं। बट मैटर्स इज कि आप रेलेवेंट आंसर्स दे रहे हैं कि इररेलेवेंट नहीं होना। सीएसएस का बेसिक प्रिंसिपल है, मे इट बी एसे, मे इट बी प्रेसी, मे इट बी एनी अदर पेपर, काइंडली अंडरस्टैंड वन थिंग कि आपने रेलेवेंट रहना है। यू हैव टू गिव आंसर टू द क्वेश्चन। आपने वो चीजें नहीं मेंशन करनी जो आपको आती हैं। आपने वो चीजें मेंशन करनी है जिससे आपका आंसर है। ठीक है, तो आपका बेसिकली आंसर है। सो ये 4-5 चीजें कि आपका प्रेजेंटेबल पेपर हो, नीट हो, यूज ऑफ मार्कर्स हो, मार्कर का ज्यादा इस्तेमाल करें, पेन एक अच्छा आपका चला हो, बॉल पेन पे आए। डिस्करेज स्टूडेंट्स के बॉल पेन का इस्तेमाल मिनिमम करें, मत करें। अगेन आपका पेपर बुरा लगता है, आपका पेपर साफ होगा तो नंबर मिलेंगे। सो दीज आर द स्ट्रेटजीज के आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अटेम्प्ट, अच्छे पेपर अटेम्प्ट करके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स फेच कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है बीच में पंजाबी का। पंजाबी में भी मैथ्स ऐड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अरसान कह लो, डॉक्टर साहब आप इस पे ऐड करेंगे, मैंने आई एडेड मैप ऑन आपका वो पिछोकड़ पे। उसमें जब हम डिस्कस कर रहे थे हड़प्पा सिविलाइजेशन और मोहनजोदड़ो, तो मैंने मैप्स, एक मैप ना सब कॉन्टिनेंट का बना के उसमें बताया कि सिविलाइजेशन का एरिया कौन सा था, कहाँ पे कौन सी सिविलाइजेशन थी। तो आप पंजाबी में भी टेक्निकली मैप्स को ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब आप इस पे पंजाबी में थोड़ा सा ऐड करते हैं, व्हाट वुड यू से? सर बिल्कुल सही बात है। और जितने हमारे कोलीग्स ने 80+ मार्क्स लिए पंजाबी में इस दफा, मेरी सबसे बात भी हुई, और मोस्ट ऑफ देम का ये ओपिनियन था कि मैथ्स वगैरह ऐड करने चाहिए पंजाबी में। पंजाबी आप एक ऐसा पेपर समझें जो आपके पास ओपन ग्राउंड है। आपने पोएट्री तो वहां पे मेंशन करनी ही करनी है, लेकिन अपने आप को थोड़ा खुला छोड़ दें कि मैप भी आप बना सकते हैं, कोटेशंस भी डाल सकते हैं आप पंजाबी के अंदर, थोड़ा सा आप इनोवेशन भी ला सकते हैं पेपर में। तो एग्जामिनर इतने सालों से सेम पेपर देख देख के थक गया होता है, उसे थोड़ी इनोवेशन वाली चीजें जो है वो पसंद आती हैं। मेरे ख्याल से ये चीज आप हम ऐड कर सकते हैं, मैप्स और ये जो कोटेशंस हैं बाकी अशार के साथ मिला के, ये चीज ऐड की जा सकती है। सर, वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ टू कलेक्ट मटेरियल फॉर ऐसे? असफान सर। अच्छा, ऐसे के लिए मटेरियल ये है कि आप पहले अपने थीम्स डिफाइन करते हैं कि आप 15 to 20 थीम्स डिफाइन कर लें। वो थीम्स, उनका ये फायदा होता है कि फॉर इंस्टेंस टेक्नोलॉजी है, एआई है, डेमोक्रेसी है, जेंडर है, सो एंड सो फॉर्थ, वो थीम्स आपस में भी ओवरलैपिंग होते हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस डेमोक्रेसी का रोल सोशल मीडिया में क्या है और हाउ सोशल मीडिया हैज इम्पैक्टेड डेमोक्रेसी। और इसी तरह ग्लोबलाइजेशन एंड जेंडर भी वो हो सकता है कि हाउ ग्लोबलाइजेशन हैज इंक्रीज्ड जेंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। तो आपने 15 to 20 थीम्स पहले कर लेने, अच्छे से करने, उनकी हिस्ट्री, उनकी करंट रेलेवेंस, सारा कुछ। फिर उनमें डॉट्स कनेक्ट करने हैं आपने, ठीक है। कौन से पॉइंट्स कहाँ पे लगते हैं, कौन से पॉइंट्स मीन्स किससे आप एक क्रिटिकल एनालिसिस बना सकते हैं। फिर मैंने इस तरह किया था, मेरी स्ट्रेटजी शायद डिफरेंट थी। उन 15 to 20 थीम्स में मैंने 5 अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज डिफाइन किए, ठीक है, कि इन पे मैं चीज किया करूंगा। क्योंकि आप अगर ज्यादा ब्रैकेट अपनी बड़ी करते हैं तो आप वो सारे एसेज आ रहे होते हैं, लेकिन वो इसमें स्ट्रेंथ क्रिएट नहीं होती। तो मैंने स्ट्रेंथ क्रिएट करने के लिए फिर 5 एरियाज डिफाइन किए कि जिनमें जिनमें मेरी एडिशनल वैल्यू भी हो, मैं फ्लो में भी लिखूं और एक नया डायनेमिक पर्सपेक्टिव भी दूं। तो मेरा ये था कि मैंने अपनी स्ट्रेंथ्स पे ज़्यादा खेला है, रादर देन गोइंग इनटू एवरी डिटेल और हर चीज़ को करे। तो थोड़ा बहुत स्मार्ट वर्क है यहाँ पे कि फिर मैं 16 to 25 तक जितने भी पेपर्स थे उनमें देखता था कि कौन सी एसेज मुझे सबसे ज़्यादा आते हैं। एक दो एसेज उठाता था, फिर वही सॉल्व करता था। मैं सारे नहीं करता था, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने देखा आई डिड नॉट फेल बिकॉज आई couldn't get into that essay. I failed it because मैं अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं खेला। मैंने कोई और सरफेस बेस्ड एक ऐसे देखा और परसेप्शन, फर्स्ट परसेप्शन पे मैंने बस स्टार्ट कर दिया, हालांकि वो नहीं करना था। तो यही सबको कहूंगा कि वो ऐसे ना करें, जो आपको समझ आ रहा है वो करें, जिस पे आपके आर्गुमेंट्स ज्यादा हैं, ठीक है। डॉक्टर साहब आप। तो ऐसे मटेरियल के लिए मैं तो यही एडवाइस करूंगा, जो मेरी हमेशा से अपनी भी फिलॉसफी है, कि हमारे पास 10 सब्जेक्ट होते हैं ऐसे और प्रेसी को छोड़ के, और उन 10 सब्जेक्ट्स में हम इतना मटेरियल पढ़ लेते हैं थ्रू आउट द ईयर, या जिनकी दूसरी तीसरी अटेम्प्ट हो वो तो 2-3 साल पढ़ते हैं। अलग से थीम करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो मेरी अपनी स्ट्रैटेजी थी, वो मैं शेयर करूंगा कि जब तक मैं वो सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, मेरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, तो अलग से मुझे थीम्स करने की जरूरत नहीं है। और जहां पे मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं है, लाइक मेरा इन्वायरमेंटल था और मेरे पास जो है जेंडर नहीं है, तो मैं जेंडर का थीम अलग से कर लेता था। अगर मेरी पोल साइंस है और आईआर के किसी थीम पे मैंने ऐसे देखना है, तो उसका मटेरियल मैं अलग से कर लूंगा। तो मेरी तो ये स्ट्रैटेजी थी जमा करने की, कि आपके पास सब्जेक्ट्स मौजूद हैं, 10 सब्जेक्ट्स हैं, आप वो पढ़ रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा मटेरियल की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, अगर वो आप सब्जेक्ट अच्छे कर रहे हैं। और जो एक्स्ट्रा चीजें मैं वो इकट्ठी करता था, उसमें फैक्ट्स हो गए, कोटेशंस हो गई, वो कुछ देख ली, लेकिन नॉट नेसेसरली मैंने इतनी ज्यादा कोटेशंस यूज नहीं किया ऐसे के अंदर। तो थोड़ा मेरी ये स्ट्रैटेजी थी कि मैं जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं के थ्रू अपने थीम्स प्रिपेयर कर लूं ऐसे के आगे। ओवर टू बिल्कुल यू। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, आई कंप्लीटली एग्री विथ यू। एग्जैक्टली यही स्ट्रेटजी मेरी थी। मैंने कभी थीम तैयार नहीं की, नेवर एवर इन माय लाइफ। मेरी ब्रेनस्टॉर्मिंग की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो चुकी हुई थी कि मेरे लिए ऐसे के 15-20 पॉइंट्स ब्रेनस्टॉर्म करना वाज फन। 15-20 मिनट में हम मजाक मजाक में मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेता था। सो आई हैव नेवर प्रिपेयर्ड एनी थीम। हमारे जो इतने सीएसएस के सब्जेक्ट्स हैं, दे आर सफिशिएंट कि आप अच्छा सोच के अच्छा आंसर, ऐसे इज अगेन एन आंसर। तो मैंने कभी तैयार नहीं की एनी थीम। हाँ, कंटेंट मेरे पास इतना होता था कि मैं उसको अच्छे तरीके से आर्ग्यूमेंट्स अच्छे दे देता था, अच्छी एग्जांपल्स दे देता था। एज आई जस्ट मेंशन कि मैं केस इन पॉइंट्स देता था। सो मेरे पास एग्जांपल्स भी बड़ी रेलेवेंट होती थी। मैं अच्छी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके 12-13 अच्छे पॉइंट सोच लेता था अपने ऐसे के लिए। सो दिस वाज माय स्ट्रेटजी। नेक्स्ट, आई थिंक ये बहुत सबसे ज्यादा आस्क क्वेश्चन यही था कि हाउ टू कलेक्ट मटेरियल फॉर एसे। नेक्स्ट है जी सर, मॉक्स पे हमने काफी ज्यादा डिस्कशन कर ली। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सीएसएस पास करने के लिए आपको मैक्सिमम राइटिंग करनी पड़ती है। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन है, पीएसपी के लिए कोई हाइट रिक्वायरमेंट्स तो नहीं है? एनी स्पेसिफिक नहीं रिक्वायरमेंट्स सर, फॉर पीएसपी? पीएचडी के लिए कोई हार्ड रिक्वायरमेंट्स नहीं है। और क्योंकि एक ऑफिसर जॉब है, तो लेकिन ये है कि नॉर्मल हाइट तो होनी चाहिए, 5'5", 5'6", इससे ऊपर ही होनी चाहिए आई थिंक इतनी ही मेल्स है, की। 5'6" है। हाँ, 5'6" आई 5'6" थिंक। होनी चाहिए एटलीस्ट। तो इतनी ज्यादा कोई कंपल्सिव या कोई वो ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जी सर, अरसलान द शाइनिंग स्टार ऑफ बलोचिस्तान। आई डू नॉट एग्री with this thing, sir. Arslan is the shining star of Pakistan. His सर बिल्कुल, अरसलान हमारे जो है ना स्टार हैं, ही इज पाकिस्तान इन के द स्टार हैं। स्काई, अच्छा जी और ही इज अ वेरी सर, हम्बल क्विकली, जेंटलमैन। बिल्कुल सर, क्विकली, हाउ टू थैंक प्रिपेयर यू सर, मैप्स? थैंक यू। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ टू प्रिपेयर मैप्स?
I believe Talha is expert in that part of maps. तो तलहा पहले आप मेरा बताइए। अच्छा मेरी डॉक्टर साहब, मेरी मैथ्स की स्ट्रेटजी ये थी कि मैंने अपने रूम में एक बड़ा सा मैप लगाया हुआ था। अगेन वो जो सीएसएस के कमरे में एंटर हो तो आपको फीलिंग आती है मैप देख के, सेम मेरे रूम में भी था मैप। बट मैं मैप को एक तो देखता बहुत था, आई यूज टू वॉच इट कि नहीं कि अच्छा कहाँ पे क्या है। सो उससे मेरी ना एक मेमोरी डेवलप होगी भी, ठीक है। मैप जैसे ही मेरे सामने मैंने कुछ बनाना होता था तो मैं अपनी मेमोरी के बेसिस पे बना देता था। सेकेंडली, मैंने सिंस आई हैव यूरोपियन हिस्ट्री, तो मेरी मैप्स की प्रैक्टिस बहुत थी। समहाउ मुझे मैप्स में बहुत मजा आता था। तो मैप के लिए आपको मैं सजेशन ये दूंगा कि आप सबसे पहले तो मैप को ज्यादा से ज्यादा देखें। जब आप देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली मैप याद होना शुरू हो जाएगा। देन आप मैप को ना पोर्शंस में डिवाइड कर लें। पोर्शन में कैसे डिवाइड करना है कि आपको एशिया का एक दफा होलिस्टिक सा ओवरव्यू पता हो, एशिया में आपको साउथ एशिया का पता हो, आपको सेंट्रल एशिया का पता हो। जब आपको छोटे छोटे पोर्शंस पता होंगे ना, आपको यूरोप में वेस्टर्न यूरोप का पता हो, ईस्टर्न यूरोप का पता हो, तो आपके लिए इट बिकम्स वेरी इजी कि आप विद इन सेकेंड्स मैप बना लो। सो मैप के लिए द ओनली स्ट्रेटजी दैट आई वुड गिव इज कि ड्रॉ एज मेनी मैप्स एज यू कैन। देयर इज नो अदर वे कि आपको मैप्स तैयार हो। Sir Arslan, जी what's your take on maps, Sir Arslan? अच्छा, डॉक्टर साहब आगे इस पे अब आगे क्वेश्चन है प्रेसी। प्रेसी प्रेसी का का एक बट बहुत बच्चों का क्वेश्चन आया है कि हाउ टू टैकल प्रेसी। अगेन दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑडिबल इशू, सर। बिगेस्ट। जी आ रही है, Yes, sir. स्नान बिल्कुल आ रही है। प्रेसी पे सर आप जरा बच्चों को बताएं क्या करना है प्रेसी का, कैसे करनी है Sir, तैयारी प्रेसी का जी जी। अच्छा, प्रेसी का इशू ये है कि लोग रूल्स पढ़ लेते हैं कि 1/3 करनी है, ये वो करना है। असल में रूल्स पढ़ने से नहीं होती प्रेसी, प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, आप जब प्रैक्टिस करते हैं ना आपको कुछ चीज़ें रिवील होती हैं। मुझे उन चीज़ों में ये रिवील हुई थी कि हर प्रेसी में कुछ चीज़ें सब्जेक्टिव होती हैं, कुछ फिक्स होती हैं। फॉर इंस्टेंस, आप ओवरऑल प्रेसी का जो क्रक्स निकालते हैं ना, अगर उसके साथ जो फैक्ट्स रेलिवेंट है ज़्यादातर, ठीक है, तो वो आप मिस नहीं करते, वो बिल्कुल मिस ना करें। ठीक है, एक ये रिवील हुई। बाकी हर प्रेसी में 5 से 6 इंपॉर्टेंट आइडियाज होते हैं, वो मिस नहीं करने होते। बाकी आपका, देखिए, आप एक टाइटल चूज कर रहे हैं, उसकी एक वजह है ये कि आप उसको रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं कि पूरा टॉपिक मेरा इस बात पे है, ये पूरी प्रेसी इस बात पे है। तो वो जब प्रेसी पढ़े और साथ में टाइटल भी पढ़े, वो एक दूसरे की रिफ्लेक्शन, अच्छी रिफ्लेक्शन। ठीक है, ऐसे नहीं कि वो प्रेसी का टाइटल कुछ और बोल रहा है और प्रेसी कुछ और बोल रही है। तो ये कुछ डिटेल्स हैं। मीन्स प्रेसी को कोशिश करें सरफेस से ना जाने, उसको जब आप प्रैक्टिस करेंगे 30 से 40 प्रेसिस, तब आपको रिवील होंगी। एक और बात, सिर्फ प्रेसी प्रैक्टिस नहीं करनी, अच्छी प्रेसिस प्रैक्टिस करनी है। वो इस तरह है, अभी फॉर इंस्टेंस मैं सर सैयद अहमद खान पे एक प्रेसी करता हूँ। ठीक है, वो एक फॉर इंस्टेंस एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश पे सर सैयद अहमद खान पे कुछ प्रेसीज हैं। तो आपका वो वाकफे का टॉपिक भी क्लियर होगा सर सैयद अहमद खान पे, आपकी प्रेसी भी क्लियर कवर होगी, तो आपका जार्गन भी इम्प्रूव होगा। क्योंकि आप नॉर्मली प्रेसी को 3 से 4 बार तो पढ़ते हैं, तो एक चीज 3 से 4 बार पढ़ रहे हैं, उसका कंटेंट वाइज भी एक फायदा हो। ठीक है, अभी मैंने देखा डिलॉन की बुक लोगों ने उठाई है, उस पे स्पोर्ट्स पे, एरोप्लेन पे, रोजेस पे कुछ प्रेसीज हैं। तो मैं क्या करूंगा स्पोर्ट्स पे प्रेसीज को? तो मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि स्मार्ट वर्क में ये आता है कि आपने अच्छी प्रेसीज, जो कि कंटेंट जिनमें आपका इम्प्रूव हो, वो प्रेसीज करनी है। जिसमें रसल की बुक से भी हो सकती है, कुछ न्यूज़पेपर से भी हो सकती है, या अच्छे आइडियाज से भी हो सकती है। तो दैट वाज माय स्ट्रेटेजी सर। प्रेसी के लिए डॉक्टर साहब आप जरा प्रेसी के होलिस्टिक पेपर को ओवरव्यू दे दें कि बाकी पोर्शंस को किस तरह कवर किया जाए। बाकी पोर्शंस पे आप अपनी रिकमेंडेशन दे दें। सर मेरा ये टेक है प्रेसी कंपोजिशन के पेपर पे कि एग्जामिनर आपको जज किन बातों पे करता है। बेसिक ग्रामर पे करता है। अब बेसिक ग्रामर को कंसीडर किया जाए तो हमारे पास काफी ऑब्जेक्टिव पोर्शन है प्रेसी एंड कंपोजिशन के पेपर में। फॉर एग्जांपल करेक्शन, preposition, पंक्चुएशन, पेयर ऑफ वर्ड्स, इस तरह के हमारे पास ऑब्जेक्टिव पोर्शंस मौजूद हैं। तो एग्जामिनर आपके पेपर को उन चीजों पे जज कर सकता है कि एक बच्चा जिसकी करेक्शन ठीक नहीं है,
और जिसकी preposition ठीक नहीं है, जिसकी punctuation ठीक नहीं है, तो he is not good in grammar, तो he is not done his part, तो वो आपको पेनलाइज कर सकते हैं उन चीजों पे। जो मेरी एडवाइस है कि जो कैंडिडेट्स हैं ऑब्जेक्टिव चीजों को अच्छे से तैयार करें। बाकी प्रेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। कुछ एग्जामिनर्स को फोकस प्रेसी पे भी होता है कि वो आपको प्रेसी की वजह से भी फेल कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब आपकी ये सारी चीजें ठीक होंगी, ग्रामर ठीक होंगी, तो आपकी प्रेसी भी अच्छी ही जाएगी, क्योंकि आपके प्री रेक्विजिट सारे पूरे होंगे, मौजूद होंगे, कि आपको करेक्शन भी आती है, पंक्चुएशन भी आती है, प्रेपोजिशन भी आती है, तो आप डेफिनेटली एक बेहतर ग्रामर के साथ एक अच्छी प्रेसी लिखेंगे, वो सारे प्री रेक्विजिट्स पूरे करते हुए। मेरा ये टेक है सर, प्रेसी एंड कंपोजिशन के पेपर को लेके। सर बिल्कुल ठीक है सर। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन आखिरी दो क्वेश्चन है बिफोर दैट। मेरा एक स्कूल के दोस्त ने इसको ज्वाइन किया है एंड ही इज आस्किंग कि जी पैस में कैसे लें एलोकेशन। उमर फरमान साहब, सो आई वुड से कि आप जैसे दोस्त स्कूल में बना के पैस में एलोकेशन हो जाती है। एनी हाउ सर, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। हम कॉन्टिन्यूसली एक वर्ड यूज करें ब्रेनस्टॉर्मिंग, कैसे करनी है? इस पे आई थिंक आई वुड लाइक टू स्टार्ट कि मेरी थोड़ी सी स्ट्रेटेजी मुझे फील हुआ आप लोगों से डिफरेंट थी इसमें, कि ब्रेनस्टॉर्मिंग ना मेरे लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग वाज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन सीएसएस। मेरा जो पूरा 12 के 12 एग्जाम्स होते थे, दे यूज्ड टू रिवॉल्व अराउंड वन थिंग एंड दैट वाज ब्रेनस्टॉर्मिंग। Aslan just mentioned in his discussion कि वो ब्रेनस्टॉर्मिंग पेपर में नहीं करता था, उसको जरूरत ही नहीं पड़ती थी, वो इतनी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर चुका था। So again, this is very subjective again. मेरे केस में मैं जब एक पेपर पे जाता था, तो मैं क्वेश्चन पेपर को या आखिरी शीट के आखिरी पेज को मैं 4 पोर्शंस में डिवाइड कर लेता था और मैं क्वेश्चन नंबर लिख लेता था पढ़ के कि कौन कौन सा क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करना है। एंड इन नेक्स्ट 20 मिनट्स 9 बज के 5-7 मिनट तक मेरे एमसीक्यूज खत्म हो जाते थे। एंड इन नेक्स्ट 20 मिनट्स 20 to 22 3 4 5 मिनट्स 9:25 तक या 9:30 तक एट मैक्स मैं अपने चारों क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन करके उनके ऊपर 4-4 5-5 बुलेट पॉइंट्स 6-6 पॉइंट्स दोनों, फॉर एग्जांपल अगर 2 क्वेश्चन है तो दोनों क्वेश्चन पे 5-5 6-6 पॉइंट सोच लेता था कि ये छोटे छोटे वर्ड लिखता था। इनफैक्ट आई शेयर इट ऑन माय इंस्टा एज वेल कि व्हाट आई यूज्ड टू डू। सो 20 से 25 मिनट में मैं अपने क्वेश्चंस को ब्रेनस्टॉर्म करता था एंड देन आई यूज्ड टू राइट फॉर नेक्स्ट 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स। और उन 2 घंटे 30 मिनट को मैं 4 में डिवाइड करके 37.5 मिनट्स ईच into 4, मेरा प्रिसाइजली मुझे पता होता था कि मैंने हैव टू रैप माय क्वेश्चन इन 37.5 मिनट्स। उससे पहले मैं 20-25 मिनट जो पेपर के स्टार्ट में होते थे, मेरे टेक्निकली 4 के 4 क्वेश्चंस का मैं आंसर प्लान कर चुका होता था कि व्हाट एम आई सपोज टू राइट इन दीस 4 क्वेश्चन। सो आई यूज्ड टू डू ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड ये ब्रेनस्टॉर्मिंग जो मैं कह रहा हूँ इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आया है, दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। क्या बार बार उसको प्रैक्टिस करें, उसके ऊपर सोचें कि अच्छा इस पे क्या पॉइंट हो रहा है और क्या पॉइंट्स आ रहे हैं, 6 6 7 7 पॉइंट 8 पॉइंट सोचें। एंड दिस इज वन प्रैक्टिस दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन एसए एज वेल। व्हाई? बिकॉज एसए में भी सेम प्रैक्टिस आपने अप्लाई करनी है कि आप ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स दें, ज्यादा से ज्यादा डाइवर्स पॉइंट्स दें। सो दिस इज माय स्टांस ऑन ब्रेनस्टॉर्मिंग। डॉक्टर साहब आप क्या ऐड करेंगे? सर मेरा भी यही तरीका था, बिल्कुल आपको सेकंड करूंगा मैं, कि सारे क्वेश्चंस की ब्रेनस्टॉर्मिंग में स्टार्ट में ही करता था, उनके ऊपर बुलेट्स बना के कि मैंने ये आंसर्स लिखने हैं, तो स्टार्ट में ही 20 से 25 मिनट जो आपके थे वो मेरा भी सीन था, ताकि बाद में आपको सोचना ना पड़े और जस्ट आप लिखने पे फोकस करें। और दूसरा सर मुझे लगता है कि ये चीज इनकलकेट हो सकती है प्रैक्टिस से। जो आखिरी 3 महीने रह गए, 90 डेज रह गए, तो स्टूडेंट्स को अब इन्हीं चीजों की प्रैक्टिस करनी चाहिए जो रिपीटेडली हमने सेशन में बताई हैं, कि ब्रेनस्टॉर्मिंग कितनी करनी चाहिए, कितनी देर के लिए करनी चाहिए, कितना टाइम लगाना चाहिए। तो ये 3 आज की विंडो के लिए ये जो प्रैक्टिस है अब 90 डेज में, वही स्टूडेंट्स को ध्यान देना चाहिए इस चीज पे, कि 3 आवर्स की विंडो को सामने रखते हुए हमने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है, कितनी देर क्वेश्चन पे लगानी है, डिवाइड कैसे करना है मुख्तलिफ पोर्शंस को। तो ये अब डिसाइड करता है उनके 3 महीने की उनकी प्रैक्टिस कितनी होगी इन चीजों के ऊपर। अच्छा सर, अरसलान का कोई नेट का इशू आ रहा है, जस्ट लेट मी सी के हाउ टू टैकल इट। मीनवाइल सर एक क्वेश्चन जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इनफैक्ट लास्ट क्वेश्चन है टू एंड दिस थिंग, कि सर सीएसएस में नेगेटिविटी बहुत है, आपकी तैयारी की ड्यूरेशन में नेगेटिविटी बहुत है। हाउ टू टैकल इट इन नेगेटिव नॉइसेस, वॉइसेस को कैसे कंट्रोल करें? आप बोलने में इतनी देर में अरसलान को ऐड करूं, देन विल हैव एन एंडिंग नोट फ्रॉम अरसलान एज वेल।
बिल्कुल सर, ऐसे ही है। सीएसएस में नेगेटिविटी और नेगेटिव लोग मिलते हैं, हर किसी को मिलते हैं इसमें। और आपको टैकल कैसे करना है कि आपको उन चीजों से एक्सक्लूड करना पड़ता है खुद को। आपको अच्छे लोगों के साथ, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना पड़ता है उस पीरियड में। और जो कैंडिडेट्स हैं जिनकी थर्ड अटेम्प्ट है, मुझे लगता है कि उनकी लाइफ में बहुत ही कम लोग रह जाते हैं जो बेचारे थर्ड अटेम्प्ट में पास करते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव लोगों को एक्सक्लूड करते करते उनकी जिंदगी में जो है ना, अच्छे लोग दो तीन रह जाते हैं। तो आप फोकस करें उन पॉजिटिव लोगों पे, उन दो तीन पॉजिटिव लोगों पे जो आपको इंस्पायर करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, उनके साथ रहें, उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करें। बाकियों की तरफ से कान बंद करें, अवॉइड करें उनको। और मैं कहता हूँ थोड़ा अंडरग्राउंड हो जाएं, कुछ लोगों के साथ बैठें, अपना एग्जाम करें, जाके प्रैक्टिस करें, पढ़ें। और ज्यादा सोशलाइज होने की जरूरत नहीं, स्पेशली उन लोगों के साथ जो आपके बारे में कोई इस तरह की बात कर देते हैं कि नहीं हो सकेगा और यू डोंट हैव द एबिलिटीज। तो हम सारे ही वो लोग यहाँ पे बैठे हैं जो ये सारी चीजें सुन के आए हैं कि आप नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकता। तो हमने भी लाइफ में ये स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की थी कि किसी पॉजिटिव इंसान के साथ रहना है, दो से तीन अच्छे दोस्त हों आपके, उनके साथ मिलके रहें, उनको इंस्पायर करें, कुछ वो आपको पॉजिटिवली गाइड करेंगे। और बाकी लोगों को अवॉइड करें, उनका मैसेज का रिप्लाई करना छोड़ दें, फोन उठाना छोड़ दें, नंबर ब्लॉक कर दें उनके। और कहीं से नजर आए तो साइड से होके गुजर जाएं। मैं तो यही कह सकता हूँ इस चीज में। अब बाकी अरसलान भाई अपना पर्सपेक्टिव देंगे इसके ऊपर। हाउ टू टैकल सी मेरा नेगेटिविटी, पर्सपेक्ट अरसलान साहब? एंडिंग नोट फ्रॉम योर साइड। अच्छा, एक चीज याद रखें, लर्न टू जज योरसेल्फ बाय योर पीयर ग्रुप। आपका पीयर ग्रुप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं, आप उन्हीं के एवरेज या उनसे उन्हीं की तरह होते हैं मोस्टली। तो सराउंड योरसेल्फ विद गुड पीपल जो कि अच्छी बातें करें, नेगेटिव आपको डिस्करेज ना करें। अच्छा, डिस्करेजमेंट का सबसे बड़ा इशू ये है कि आप खुद ही आप डाउट का शिकार हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इन डाउट यू फेल टू रियलाइज योर पोटेंशियल। ठीक है, तो अपने पोटेंशियल को आप भूल जाते हैं। तो आपने डाउट में नहीं जाना, आपने नेगेटिव लोगों के साथ उठना बैठना नहीं है। साथ ही साथ अपनी पर्सनालिटी भी ऐसी बिल्ड करें कि जो कि नेगेटिविटी को खुद ही दूर भगाए, क्योंकि इफ़ यू कैन नॉट डू इट देन यू कैन नेवर आई थिंक अचीव एनीथिंग। उसकी वजह ये है कि आपको यही चीज़ें पीछे रोके रखती हैं। आपने इनकी रूट्स कट करते करते आगे आपने मूव ऑन करना होता है। और इट्स नॉट अबाउट सीएसएस, इट्स जनरली अ गुड मैसेज फॉर एवरीवन कि नेगेटिविटी एक्चुअली स्टॉप्स यू फ्रॉम मैनी अबाउट थिंग्स। तो मैं तो इसको एक जनरल पर्सपेक्टिव में फॉर द गुड ऑफ एवरीवन भी लेके जाऊंगा। बाकी तला ओवर टू यू। बिल्कुल। नेगेटिविटी एक ऐसी चीज है जो कि सीएसएस में आपको मिलती ही मिलती है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। द मोमेंट यू टेल एनी बॉडी के आप सीएसएस कर रहे हैं, आपको जो पहला जवाब मिलता है दैट इज ये तो नहीं होगा। सो नेगेटिविटी में ना जर्नी में स्टार्ट होती है, एंड आई वुड से कि आप जितना ज्यादा पॉजिटिव लोगों के अराउंड रहे, आपको आइडिया हो जाता है कि कौन से लोग आपको मोटिवेट करेंगे इस जर्नी में और कौन से लोग आपको डीमोटिवेट करेंगे। सो ट्राई टू सराउंड योर सेल्फ विद उन लोगों की जो कि पॉजिटिविटी आपको लाइफ में ऐड करें रादर देन कि नेगेटिविटी करें। और इसमें अहमद ने एक बहुत ही खूबसूरत बात की है कि अंडरग्राउंड हो जाए, एंड दिस इज व्हाट आई हैव डन कि मैं बिल्कुल मतलब आइसोलेट, आई वुड नॉट से आइसोलेट, मैं वीक में एक दफा जरूर सोशलाइज करता था, आई यूज्ड टू गो आउट विद माय फ्रेंड्स। बट वो फ्रेंड्स थे जो कि एंजॉय करते थे कि यार ये सीएसएस कर रहा है, ये कुछ करेगा, मजा आएगा। एंड अगेन जब मेरा रिजल्ट आया तो आई वेंट आउट विद देम अगेन, क्योंकि वो पॉजिटिव लोग थे। सो आइसोलेशन से मुराद ये नहीं होता कि आप बिल्कुल अकेले कमरे में अपने आप को बंद कर लें, इट मींस कि आप नेगेटिव लोगों से दूर रहें। नेगेटिविटी आएगी ही आएगी, यू हैव टू टैकल इट योरसेल्फ। सीएसएस की जर्नी में वन थिंग दैट आई हैव लर्नड इज कि आपको हर तरह की वॉइसेस आएंगी, एंड यू हैव टू क्रिएट अ फिल्टर कि आपने कोई वॉइसेस को एक्सेप्ट करना है कि इनको नहीं करना। वन थिंग, आपने मोटिवेटेड अपने आप को खुद रखना होता है। यू विल नॉट गेट मोटिवेशन फ्रॉम एनीवन। कोई आके आपको मोटिवेट नहीं करेगा। सर अली इमरान अमान हैज जस्ट जॉइंड अस, माशाल्लाह। सो आपको कोई मोटिवेट, सर वुड यू लाइक टू से समथिंग? अली भाई, आई वुड लाइक टू ऐड यू कि आप भी कोई नेगेटिव अपनी नेगेटिविटी को टैकल करने के लिए कुछ एंडिंग रिमार्क्स देंगे? यानी सो मुझे मुझे अली भाई अगर आप रिक्वेस्ट भेजते हैं, आई वुड जॉइन यू। सो नेगेटिविटी से आपने बिल्कुल अपने आप को ऐसे लोगों से दूर रखें, कोई नेगेटिविटी आपकी लाइफ में भेज रहा है तो उसको बिल्कुल ब्लॉक कर दे। बेशक अहमद भाई वाला चीज कि ब्लॉक कर दे, ब्लॉक दैट पर्सन। डू नॉट
get demotivated in the journey. Even demotivation एक वो वाली चीज है which will be huge, which will be a huge disaster in this journey. So this is from my side as an ending note. Uh, anything both of you would like to say, please just say, and then we'll wrap it up in a couple of minutes. मैं तो यही कहूँगा, nothing drains more energy than having to listen to a moaner. किसी रोते हुए शख्स को बार बार ना सुने, आप में भी वो एनर्जी ट्रांसफर होती है। कोशिश करें पॉजिटिव रखें और ज्यादा ना रोएं इस जर्नी में, यार ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ताकि सिर्फ सिंपली करें उसको और एक रास्ता ढूंढें। फिर भी नहीं होता, फिर रास्ता ढूंढें, लेकिन रोए मत। दैट वुड बी, वो कहते हैं ना, इट माइट लुक डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट एंड इट्स अगली टू, बट आई थिंक यही एक ऑनेस्ट ओपिनियन है। जी डॉक्टर साहब। सर मेरा मैसेज है लास्ट अटेम्प्ट के दोस्तों के साथ जिनकी लास्ट अटेम्प्ट है, और क्योंकि मैं खुद भी लास्ट अटेम्प्ट से गुजरा हुआ हूँ, तो उनके लिए ये है कि सर बाज़ औक़ात नजर आ रहा होता है कि मंजिल हाथ से निकल चुकी है, लेकिन होती वो हमारे पाँव के नीचे ही है। तो कभी ये नहीं समझना कि मंजिल जा चुकी है दूर, हमेशा बस यही देखना है कि यही पॉजिटिव आउटलुक रखनी है कि शायद मैं बहुत करीब हूँ, और जो लास्ट चीज होती है उस पर अपना पूरा जोर लगाएं, ये सोच के लगाएं कि इट इज द लास्ट एग्जाम ऑफ माय लाइफ, कंपेटिटिव एग्जाम। तो यही सोच के उस पर फोकस करें कि लास्ट एग्जाम मैंने कमांडिंग मैनर के अंदर देना है, कमांड हासिल करनी है इसके ऊपर। जो भी पेपर होगा, ऑप्शनल है, कंपल्सरी है, कमांडिंग तरीके से करके आना है। मैंने वो पेपर बता के आना एग्जामिनर को कि दिस इज माय लास्ट एग्जाम, तो उसको बताएं भी सही इस पॉजिटिव नोट के साथ कि नाउ आई हैव मास्टर्ड इट, तो वो आपको इस चीज पे अच्छा जो है रिस्पॉन्ड करेगा। जी तला भाई। बिल्कुल ठीक बात डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक बात कि अगेन सीएसएस में माय एंडिंग नोट वुड बी कि सीएसएस इज ऑल अबाउट योर मेंटेलिटी। आपने अपनी स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी एग्जामिनर को शो करनी होती है। आपका नॉलेज का एग्जाम डेफिनेटली एक है, बट व्हाट मैटर्स इज कि आप ऑन द डे उन 6 दिनों में 12 एग्जाम्स लिख रहे हैं, आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। सो उसके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप साइकोलॉजिकली, आप मेंटली बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो गए जाए। फियर ऑफ एग्जाम नहीं होना चाहिए। I've discussed it with all of you कि क्या स्ट्रेटजी थी एग्जाम डेज पे, और मुझे जो एक लफ्ज मिला है दैट इज फियरलेसनेस। कि हम सारों ने एक चीज जरूर की है कि हम डरते नहीं थे एग्जाम से। हमें ये नहीं होता था कि हम नहीं कर पाएंगे, हमें एक चीज पता थी कि हम कर लेंगे। एंड दिस इज समथिंग दैट हैज हेल्प्ड अस ऑल, कि हमारा वो जो फियरलेसनेस था दैट हेल्प्ड अस इन इंटरव्यू एज वेल, इन रिटन एज वेल। सो माय एंडिंग नोट वुड बी कि आप थोड़ा सा डरना छोड़ दें चीजों से, तैयारी करें, मेहनत करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट होना चाहिए आपको, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, आपको एंड गोल पता होना चाहिए, यू हैव टू अचीव इट। द ओनली वे इज कि आपने डरना नहीं है, आपने फियरलेसनेस शो करनी है, फियरलेस होकर एग्जाम में जाना है, तसल्ली से लिखना है, मैं पेपर को आपने अच्छे तरीके से करके आना है, दैट्स इट, एंड यू विल सी रिजल्ट्स इंशाल्लाह। ठीक है सर, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। हम इंशाल्लाह इस तरह के सेशन विल कीप डूइंग इट। हम कोशिश करेंगे आगे जरा क्रिस्प छोटी छोटी, एक जरा लंबा हमने सेशन इसलिए किया ताकि बच्चों के मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम एड्रेस करें। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इनको चीजों को मजीद, अभी जो इश्यूज आएंगे वी आर गेटिंग कंटिन्यूअसली डीएम्स और इट इज डिफिकल्ट टू आंसर ऑल दोस। सो इट वाज वन प्लेटफॉर्म जहां हम इकट्ठे होकर आपको एड्रेस कर दें, कि आपके क्वेश्चंस के आंसर कर दें, आप लोगों को एज मच एज हम जितना कर सके आपको हेल्प आउट करें। So we'll keep doing it. Thank you so much for joining us, and wish you Thank you so best much. of luck for next 3 months. Okay. Allah Hafiz. Thank you so much. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.